अमेंडमेंट वाला। चलो पहले आईए से स्टार्ट करते हैं, इसमें अमेंडमेंट भी है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। चलो रिकॉर्डिंग वालों आ जाओ। चलो, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बायर डिडक्ट करेगा टीडीएस, रेसिडेंट सेलर है, और अमाउंट क्या है, एक्चुअल कंसिडरेशन और एसडीवी विच दोनों में से जो भी 50 लाख है, दोनों में से अगर एक भी 50 लाख के ऊपर है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। रेट क्या होगा, 1% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन और एसडीवी विच एवर इज हायर। क्या क्या बोले आप, समझ ही नहीं आया, बस बोलते चले गए। आज मिस्टर बी है, इसको प्रॉपर्टी लेना था, कौन सा, ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो चला गया मिस्टर एस के पास। वो मिस्टर एस के पास गया, बोला मेरे को ये प्रॉपर्टी खरीदना है। डोरेमोन का घर लग रहा है क्या, हाँ डोरेमोन का ही घर लग रहा है। तो वो मिस्टर बी गया मिस्टर एस के पास, जाके बोला मेरे को डोरेमोन का घर लेना है। तो मिस्टर एस बोले ठीक है, पेमेंट करो ले लो। तो जो कंसिडरेशन बनी वो बनी 70 लाख की। एसडीवी मतलब होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है इस प्रॉपर्टी का वो है 80 लाख का। तो पहली बात एक चीज याद रखना, जब भी अपने यहाँ पे आएंगे 194 IA में, इसमें 50 लाख वाला तो पहले थ्रेशोल्ड है। कैसे लगता है वो तो बात की बात है, पहले तो एक चीज याद रखना, 50 लाख का थ्रेशोल्ड है। अब 50 लाख का थ्रेशोल्ड इसमें तभी लगेगा जब या तो ये या तो ये, या तो कंसिडरेशन जो पैसा दे के अपने खरीदेंगे प्रॉपर्टी वो अमाउंट, और या तो एसडीवी, दोनों में से अगर कोई भी एक 50 लाख क्रॉस करेगा तो 194 IA एप्लीकेबल कर देंगे। तो बताओ, इसमें कंसिडरेशन है 70 लाख, एसडीवी है 80 लाख, तो 194 IA आएगा क्या इसमें? ओके, तो इसमें 194 IA आएगा, क्योंकि दोनों में से एक अमाउंट है 50 लाख के ऊपर चला गया है। दोनों में से अगर एक भी 50 लाख के ऊपर गया तो 194 IA एप्लीकेबल कर देंगे। तो हमने इसको एप्लीकेबल कर दिया। तो ये सेक्शन क्या बोलता है, ये सेक्शन बोलता है कि जो बायर है, ये बायर अगर सेलर को पेमेंट करेगा फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, सो ही विल हैव टू डिडक्ट टीडीएस, ठीक है। एंड वो क्या होने वाला है, 1% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन और एसडीवी, ऐसे ब्रैकेट भी बना लेना तो इजी होगा, 1% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन और एसडीवी विच एवर इज हायर, उसका 1%। तो हमारे यहाँ पे फिर हमको पता चला कि हम लोग को टीडीएस काटना है। हम कौन है, हमें मिस्टर बी द बायर। तो बायर को पता चला कि उसको टीडीएस काटने का है। अब टीडीएस काटने के लिए उसको एक रेट तो पता चल गया कि वो रेट इज 1%, बट वो रेट किसका, तो वो रेट अपने लगाएंगे 70 लाख और 80 लाख, ये दोनों में विच एवर इज हायर का। अब ये दोनों में विच एवर इज हायर कौन सा बनेगा, तो ये दोनों में विच एवर इज हायर बनेगा अपना 1% ऑफ 80 लाख, ठीक है, जो कि कितना आएगा 80,000। ये टीडीएस का अमाउंट है आईए के तहत 194 आईए में। किसी को कोई डाउट? चलो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, हु विल मेक द पेमेंट, बायर विल मेक द पेमेंट टू एस, क्योंकि वही प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो पैसे उसी को ही देने हैं, सीधी सी बात है। अब जब बी एस को पैसे देगा तो 194 आईए के तहत वो टीडीएस डिडक्ट करेगा 80,000 का, राइट। ये 80,000 वो गवर्नमेंट में डिपॉजिट करवा देगा ऑन इन द नेम ऑफ मिस्टर एस, और मिस्टर एस बाद में इसका क्रेडिट ले लेंगे। बट माय क्वेश्चन ओवर हियर इज कि मिस्टर बी परचेज के टाइम में नेट पेमेंट मिस्टर एस को कितना करेगा, एक्चुअल पेमेंट मिस्टर एस को कितना जाएगा, बैंक अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, बताओ। थोड़ा सा ट्रिकी है। आफ्टर डिडक्शन विच अमाउंट, मतलब कौन सा अमाउंट अपने करेंगे। हाँ चेंज है, अमेंडमेंट है श्वेता, लेस 80K, बस यही तो गलती हो गया ना। ध्यान से सुनो, जब तुम मिस्टर एस को पेमेंट करोगे, एज अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, तुम मिस्टर एस को जब पेमेंट करोगे तो एसडीवी का पेमेंट करोगे या उस प्रॉपर्टी का जो कंसिडरेशन है उसका पेमेंट करोगे, तुम किस चीज का पेमेंट करोगे। जब तुम फ्लैट खरीदने जाओगे, उस फ्लैट का अगर तुमको पेमेंट करना है तो तुमको एसडीवी से कोई लेना देना नहीं होता है, तुमको एक्चुअल कंसिडरेशन जो वो सेलर मांग रहा है तुमको वही पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस सिनेरियो में द आंसर विल बी वेरी गुड,
70 लैक्स माइनस 80,000, ये अमाउंट जाएगी एस को, ये अमाउंट जाएगी एस को। सो दिस वाज द अमेंडमेंट ओवर हियर। पहले यहाँ पे एसडीबी को कंसीडर ही नहीं करते थे, बट अब करते हैं। नहीं, 110% तुम कहाँ चले गए, वो वाला प्रोविजन यहाँ नहीं एप्लीकेबल होगा, वो आएगा अपने दूसरे चैप्टर्स में। तो आओ इसको समराइज कर देते हैं फटाफट। जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का बाइंग या सेलिंग होगा, तो जो बायर है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। किसका टीडीएस डिडक्ट करेगा? सेलर का डिडक्ट करेगा। बट 194 आईए तभी एप्लीकेबल करेंगे जब एक्चुअल कंसिडरेशन और एसडीबी दोनों में से कोई भी एक 50 लाख के ऊपर है। ठीक है, मोर देन 50 लाख है। टीडीएस कटेगा 1% से, बट किसका 1%? एक्चुअल कंसिडरेशन और एसडीबी विच एवर इज हायर का 1%। बट जब नेट कंसिडरेशन का पेमेंट होगा तो दैट विल बी एक्चुअल कंसिडरेशन माइनस टीडीएस अमाउंट। ठीक है, उसमें एसडीवी माइनस मत कर देना। ठीक है, एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे क्या? ड्राफ्ट करूं क्या? चलो एक क्वेश्चन मैं खुद से ड्राफ्ट करता हूं, मेरे को बताना। सो द क्वेश्चन इज वही बी और एस वाला, दिस टाइम एसडीवी एंड कंसिडरेशन। एसडीवी विल बी योर, समझ लो 60 lakhs एंड कंसिडरेशन इज 55। उल्टा कर, SDV will be 55 lakhs and consideration is 60 lakhs। तो TDS अमाउंट बताओ एंड नेट पेमेंट बताओ कितना करेंगे हम लोग एस को, ये दो फिगर आपको बतानी है। ओके ओके, सब कर पा रहे हो? जल्दी करो सब, मैं वेट कर रहा हूँ, सबका हो जाएगा फिर बताना। सो TDS विल बी वेरी मच सिंपल। पहली बात तो 194 आई है, लगेगा कि नहीं ये देखने के लिए 50 लाख वाला कंडीशन देखना पड़ेगा। अब दोनों में से एक 50 लाख के ऊपर जा चुका है, तो दोनों में से एक 50 लाख के ऊपर जा चुका है, तो 194 आई विल बी एप्लीकेबल। ये क्या बोलता है? टीडीएस कितना कटेगा? 1% ऑफ 55 और 60 विच एवर इज हायर। तो 60 इज ऑब्वियसली हायर, तो यहाँ पे अपना 60,000 आ जाएगा। अब नेट कंसिडरेशन हमको निकालना, तो हम क्या करेंगे? 60 lakhs माइनस 60,000, जो भी फिगर आएगी वो नेट कंसिडरेशन बन जाएगी। एकदम क्लियर अमेंडमेंट पोर्शन है, तो क्वेश्चन इससे बनेगा, एमसीक्यू में तो बनेगा ही। तो इस चीज को एकदम क्लियरली देख लो, समझा नहीं समझा कोई डाउट है तो अभी रेस कर दो, बाद में भी कर सकते हो, अभी एक बार देख लो, पहले रीड कर लो एक बार यहाँ से। और ये तो मैं शेयर कर दूंगा, तो तुम लोग वहां से देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चल, अब हुआ क्या, पार्ट पेमेंट की स्कीम आ गई। ठीक है, मान लो कि अब ऐसा थोड़ी है कि तुम जो पेमेंट करोगे वो एक बार में करोगे। हो सकता है तुम जो फ्लैट खरीदो 60 lakhs की, तो तुम बोलो कि अभी हम 30 lakhs देंगे, 30 lakhs बाद में देंगे। तो उस सिनेरियो में 1% नॉर्मल जैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, बस पार्ट वाइज हर एक पार्ट पेमेंट का टीडीएस कटता चला जाएगा, हर एक पार्ट पेमेंट का टीडीएस कटता चला जाएगा। मान लो दो को ओनर है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी के दो को ओनर है, तो मिस्टर एक्स ओनर है वो 40 lakhs के, मिस्टर वाई 40 lakhs के ओनर है। टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 80 lakhs। अच्छा, अगर एसडीवी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो जबरदस्ती कंपेयर करोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं करेंगे, नहीं दिया तो इग्नोर करेंगे। ठीक है, तब नील लेके मत आ जाना या कुछ और लेके मत आ जाना, ऐसा समझना कि नहीं दिया, नहीं है डेटा उसका, उसको इग्नोर करेंगे। अब मान लो इस वाले डेटा में अपने को एसडीवी नहीं दिया हुआ है, द कंसिडरेशन इज 80 lakhs। ठीक है, बट 40 lakhs है मिस्टर एक्स का, 40 lakhs है मिस्टर वाई का। तो इंडिविजुअली आप देखो 50 lakhs क्रॉस हुआ? नहीं हुआ, बट फिर भी इसमें टीडीएस कटेगा, बिकॉज अपने को प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन देखना है, को ओनर का नहीं देखना है। इट इज प्रॉपर्टी वाइज, इट इज नॉट को ओनर वाइज। चाहो तो वहां लिख सकते हो ये चीज। टीडीएस का पेमेंट 30 डेज के अंदर कर देना। कंसिडरेशन इंक्लूड ऑल चार्जेस। अच्छा, अब जो ऊपर अपने कंसिडरेशन का बात किया ना, अगर आपको पता होगा, जैसे आप कोई, जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स वगैरह पे फ्लैट लेने जाते हो, तो जो फ्लैट लिया तो उसके साथ वो आपको क्लब मेंबरशिप देंगे, कार पार्किंग देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, गैस देंगे, वगैरह वगैरह सब चार्जेस देंगे। तो ये सारे चार्जेस इंक्लूड करके कंसिडरेशन बनेगा। जो कंसिडरेशन अपने देख रहे हैं वो ये सारे चार्जेस इंक्लूड करके बनेगा, क्लब मेंबरशिप, कार पार्किंग, इलेक्ट्रिसिटी, स्विमिंग पूल, ये वो फलाना धमाका सब कुछ ले लेने का है। ठीक है,
but this is not applicable to rural agriculture land. Highlight one point, this is rural, ठीक है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को एप्लीकेबल नहीं है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को एप्लीकेबल है, ठीक है, वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रूरल एग्रीकल्चर लैंड बट इट इज एप्लीकेबल फॉर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को एग्जेम्प्ट नहीं किया हुआ है. एंड ऑब्वियसली इसका डिडक्शन कब करेंगे? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट करेंगे तभी इसका डिडक्शन करेंगे. तो 194 आइए, टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. बाय डिडक्ट करेगा टीडीएस, किसका डिडक्ट करेगा? सेलर का डिडक्ट करेगा. ये सेक्शन तभी अप्लाई करेंगे जब एक्चुअल कंसिडरेशन और एसडीवी दोनों में से कोई भी एक 50 लाख के ऊपर है. तो टीडीएस कितना से कटेगा? 1%. 1% किसका? एक्चुअल कंसिडरेशन और एसडीवी विच एवर इज हायर का 1%. जो नेट कंसिडरेशन अपने दिखाएंगे उसमें याद रखना एक्चुअल कंसिडरेशन से टीडीएस माइनस करना, एसडीवी से माइनस मत कर देना. पार्ट पेमेंट है तो पार्टली टीडीएस होगा. प्रॉपर्टी वाइज देखना है, को ओनर वाइज नहीं देखना है. पेमेंट ऑफ टीडीएस जो होगा वो 30 दिन के अंदर कर देना. जो कंसिडरेशन उसमें क्लब मेंबरशिप फीस, पार्किंग फीस, इलेक्ट्रिसिटी फीस, सारे जितने भी चार्जेस है सब इंक्लूड होंगे. एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू रूरल एग्रीकल्चर लैंड बट इट इज एप्लीकेबल टू अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड. दैट्स इट, काफी इजी सा था. अब आते हैं 194J. ये है अपना सेक्शन. अपना सेक्शन कैसे? जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी सारी टीडीएस इसी सेक्शन में कटेगी. तो 194J है अपना सेक्शन, प्रोफेशनल फीस से रिलेटेड. इसमें प्रोफेशनल फीस आता है क्या? नहीं, इसमें टोटल 5 थिंग्स आते हैं. क्या आते हैं बताता हूँ. सबसे पहले एक करेक्शन कर लेना, छोटू सा करेक्शन नहीं है यहाँ पे, तुम लोग बस लिख लो. ये लाइबल टू टैक्स ऑडिट जो वर्ड है ना, पेज नंबर 4 पे 194H पे स्पेसिफाइड एसएससी के यहाँ पे लाइबल टू टैक्स ऑडिट इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जो है ना, वहां पे एरो कर सकते हो. वहां पे अपने को देखना है टर्नओवर ऑफ बिजनेस इज मोर देन 1 करोड़ एंड प्रोफेशनल फीस इज मोर देन 50 लाख ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर. यानी 21-22 में बिजनेस का जो टर्नओवर 1 करोड़, प्रोफेशन का 50 लाख से ज्यादा है तो वो स्पेसिफाइड बनेगा. ये लाइबल टू टैक्स ऑडिट वर्ड हट गया है एक्ट से, इसीलिए मतलब वही है, बस ये वर्ड नहीं है वहां पे. ये वर्डिंग्स वहां नहीं है तो अपने को वो वर्डिंग्स अब एग्जाम में भी नहीं लिखनी है. अपने सीधा टर्नओवर वाला ही वर्डिंग्स लिख के आएंगे. समझा सबने? छोटू सा करेक्शन था, हमने कर लिया. अब आए हम 194J में. 194J इज आवर सेक्शन, ठीक है. इसको एकदम दिल से लगा के रखना है क्योंकि अपना सारा टीडीएस इसी में ही डिडक्ट होने वाला है. 5 थिंग्स इसमें कवर है, पर नाम इसको प्रोफेशनल फीस ही बोलते हैं, ठीक है. 5 चीजें, लेकिन इसको प्यार से हम लोग प्रोफेशनल फीस ही बोलते हैं हमेशा. ये कब होगा? स्पेसिफाइड एसएससी, ठीक है. अगर स्पेसिफाइड एसएससी पेमेंट कर रहा है, स्पेसिफाइड एसएससी कौन होता है? वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा या 50 लाख से ज्यादा था इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, पीपीवाई. और अदर के केस में सब कोई, अदर के केस में फर्म हो गया, कंपनी हो गई, ये सब में कोई लिमिट नहीं है. पेमेंट किसको कर रहे हैं? रेसिडेंट को कर रहे हैं. टीडीएस कितना काटेंगे? 10%. नहीं, ये ऊपरी सच्चाई है. इधर देखो, चेंज रिपीट करना, ठीक है, बाद में बताता. अभी इधर पहले फोकस करो. इसमें है 5 सर्विसेज मैंने बोला. एक है टेक्निकल सर्विस, एक है प्रोफेशनल सर्विस, एक है रॉयल्टी, एक है डायरेक्टर को पेमेंट, एक है नॉन कम्पीट फीस. ये पांचों ही सेक्शन में लिखी हुई है. हर एक का रेट अलग है, हर एक का थ्रेशोल्ड सेपरेटली बताया हुआ है. अब कैसे क्या है आओ देखते हैं. टेक्निकल सर्विस का जो टीडीएस रेट है वो 2% है और इसकी लिमिट है 30,000. टेक्निकल सर्विस का जो रेट है वो 2% है, इसकी लिमिट है 30,000. प्रोफेशनल फीस सबसे ज्यादा यही आता है एग्जाम में, इसका रेट है 10% और इसकी भी लिमिट है 30,000. यानी 30,000 के बियॉन्ड होगा तो 10% से टीडीएस पूरे अमाउंट पे कटेगा, ठीक है. अगर रॉयल्टीज रिलेटेड टू सिनेमेटोग्राफी फिल्म, उस सिनेरियो में 2% है और लिमिट है 30,000 की. अदर रॉयल्टी के केस में 10% है, लिमिट है 30,000 की. तो आप ध्यान से देखो, लिमिट मोटा मोटी सब में 30,000 ही है एक्सेप्ट वन. इसमें पेमेंट ऑफ डायरेक्टर, पेमेंट टू डायरेक्टर होगा ना, ठीक है. पेमेंट अगर अपने डायरेक्टर को करते हैं
अदर देन सैलरी, पेमेंट अगर अपने डायरेक्टर को करते हैं अदर देन सैलरी, अदर देन सैलरी क्यों लिखा है जल्दी बताओ, सैलरी कहाँ कवर होगा, सेक्शन नंबर 192, सैलरी तो 192 में आएगा। यानी अदर देन डायरेक्टर, अदर देन सैलरी डायरेक्टर को किस चीज का पेमेंट करते हैं, सिटिंग फीस हो गया, सिटिंग फीस का पेमेंट करते हैं ना, तो वो यहाँ पे कवर होगा। तो सिटिंग फीस हो गया तो यहाँ कवर हो रहा है, तो उसके लिए कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है, 10% रेट है, कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है। 1 रुपया भी पेमेंट किया ना तो टीडीएस कटेगा, 10 रुपया किया तो भी टीडीएस कटेगा, 10 लाख किया तो भी टीडीएस कटेगा, टीडीएस कटेगा ही कटेगा, वो भी 10% से। नॉन कम्पीट फीस अगर आपको मिला है, नॉन कम्पीट फीस आपको मिला है, ठीक है, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला चीज नहीं है। नॉन कम्पीट फीस मतलब होता है कि तुम मान लो कि मान लो मैं आईडीटी पढ़ा रहा हूँ, कल को कोई बड़ा फैकल्टी आया और मेरे को बोला ये लो 100 करोड़ आईडीटी मत पढ़ाओ, ठीक है, तो मैं 100 करोड़ ले लूंगा क्या, क्या मतलब ले लूंगा, ठीक है, तो उस पर टीडीएस कट जाएगा 10% से, 30,000 के बियॉन्ड जाने से, ठीक है। बट अगर कॉल सेंटर वाला है डिडक्टी, यानी जिसको पेमेंट मिल रहा है, जो बंदा को पेमेंट मिल रहा है, अगर वो कॉल सेंटर है तो सारे रेट 2% हो जाएगा, जहां जहां 10% लिखा है वो 2% हो जाएगा। ओके, ऑब्वियसली डायरेक्टर वाला होगा नहीं, नॉन कम्पीट फीस होगा नहीं कॉल सेंटर में, रॉयल्टी बनेगी या प्रोफेशनल फीस बनेगी, बेसिकली सबसे ज्यादा प्रोफेशनल फीस ही बनेगी उसके लिए, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल तो ऑलरेडी 2% है ही, तो प्रोफेशनल फीस के लिए बेसिकली बोला गया। यहाँ पे भी कवर वही करेक्शन कर लेना, कवर्ड अंडर 44 ए बी जो लिखा है ना उसको काट के लिख देना, टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर मोर देन 1 करोड़ और या 50 लाख, सेम वही चीज है, बस यहाँ पे इसको काट के ये अलग वर्ड्स लिख देना। अब देखो, एक इंडिविजुअल एचयूएफ है, बोलते हैं कि अगर वो रॉयल्टी और नॉन कम्पीट फीस पे करता है, एक इंडिविजुअल एचयूएफ, ऑब्वियसली उसका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 1 करोड़ 50 लाख, तभी वो यहाँ पे आया, अदरवाइज वो यहाँ पे नहीं आता। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में रॉयल्टी एंड नॉन कम्पीट फीस पे टीडीएस नहीं कटेगा, रॉयल्टी एंड नॉन कम्पीट फीस पे टीडीएस नहीं कटेगा अगर इंडिविजुअल एचयूएफ इसमें पेमेंट करता है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ अगर इसमें पेमेंट करता है तो नहीं कटेगा। एक और पॉइंट है यहाँ पे थर्ड नंबर, जो कि बोलता है इंडिविजुअल एचयूएफ का टीडीएस नहीं कटेगा सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल फीस के लिए, बोल रहा है अगर वो सर्विस लेता है पर्सनल पर्पस के लिए, अगर वो सर्विस लेता है पर्सनल पर्पस के लिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो टेक्निकल सर्विस के लिए हमने पर्सनल पर्पस के लिए इंडिविजुअल एचयूएफ ने टेक्निकल सर्विस ली है तो टीडीएस कट जाएगा क्या, हाँ जी कट जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल सर्विस के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल सर्विस के लिए एप्लीकेबल है। बाप रे बाप सर, कंफ्यूजन हो गया, दिमाग घूम गया, कभी बोल रहा है इंडिविजुअल को ये, कभी बोलता है इंडिविजुअल को वो, इसमें भी रेट अलग, इसमें भी थ्रेशोल्ड अलग, इतना माथा पच्ची क्यों डर रहा हूं? मैं हूं ना, आ जाओ, मस्त वाला चार्ट। एक इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर एक्सीड करता है 1 करोड़ या 50 लाख इन पीपीवाई यानी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, अपने लिए 21-22, और दो सर्विसेज, अगर वो टेक्निकल सर्विस लेता है, ले रहा है, ठीक है, तो वो पेमेंट करेगा, अगर वो पेमेंट 30,000 के ज्यादा कर रहा है तो 2% से टीडीएस काटेगा टेक्निकल सर्विस के लिए। वो इंडिविजुअल एचयूएफ प्रोफेशनल फीस पे कर रहा है अदर देन पर्सनल, अदर देन पर्सनल, और 30,000 के बियॉन्ड तो 10% से टीडीएस डिडक्ट होगा। तो इंडिविजुअल एचयूएफ का अगर क्वेश्चन आएगा तो अपने दिमाग में ये चार्ट खुलना चाहिए, उसमें अपने देखेंगे प्रोफेशनल फीस है कि टेक्निकल, ठीक है, चूंकि रॉयल्टी नॉन कम्पीट फीस तो उसको एग्जाम्प्ट है, और ऑब्वियसली डायरेक्टर तो आ ही नहीं सकता इंडिविजुअल में, क्योंकि वो तो सिर्फ कंपनी में ही आता है, यानी इंडिविजुअल सिर्फ दो ही चीज पे लगेगा, या तो टेक्निकल पे लगेगा या तो प्रोफेशनल पे लगेगा। टेक्निकल के लिए रेट इज 2% इफ बियॉन्ड 30,000, प्रोफेशनल फीस के लिए रेट इज 10% बियॉन्ड 30,000, बट प्रोफेशनल फीस शुड बी अदर देन पर्सनल, अदर देन पर्सनल वाले का, ठीक है। तो अगर आप ये वाला चार्ट देखोगे इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए तो 194 का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा डिडक्टर, डिडक्टर के पर्सपेक्टिव से बात करें, डिडक्टी की नहीं, याद रखना, चाहो तो वहां इस वाले पे भी लिख लेना बाद में तुम लोग जब शेयर करूंगा। अब बात करते हैं अदर्स लोग की, चार्ट दिख रहा है ना, छोटा सा दिख रहा है क्या, ठीक है, करता हूँ एक बारी, देखो पहले इसको, अदर मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल एचयूएफ छोड़ के उनके लिए क्या होगा, अगर वो प्रोफेशनल फीस पे करते हैं तो 30,000 के बियॉन्ड 10%,
अगर वो टेक्निकल फीस पे करते हैं तो 30,000 के बियॉन्ड 2%। अगर वो फिल्म से रिलेटेड रॉयल्टी पे करते हैं तो 30,000 के बियॉन्ड 2%। अदर देन दैट रॉयल्टी के लिए 30,000 के बियॉन्ड 10%। नॉन कम्पीट फीस के लिए 30,000 के बियॉन्ड 10%। एंड डायरेक्टर के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, स्ट्रेट अवे 10%। और डायरेक्टर में याद रखना अदर देन, तुम्हारा क्या बोलते हैं वो, अदर देन ये सैलरी, अदर देन सैलरी। ठीक है, क्या बोल रहे हो? ये जो 30,000 की एग्रीगेट है होल ईयर है या सिंगल बिल है? ऑन अ सिंगल पेमेंट, ऑन अ सिंगल पेमेंट अगर 30,000 के बियॉन्ड जा रहा है तो उस चीज को अपने इंक्लूड कर लेंगे। बट इसमें भी एक ट्रिक है, अभी बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आएगा एक। बट अभी पहले से भी ये लिमिट पे फोकस करो, पहले लिमिट लर्न करते हैं तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे ना। लिमिट लर्न नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? Individual HUF, obviously 194J is applicable only to that individual HUF who has जिसका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 1 करोड़ या 50 लाख इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, उसी को ये एप्लीकेबल है। अब वो दो सर्विस सिर्फ ले सकता है, उसको सिर्फ दो ही सर्विस में है, टेक्निकल प्रोफेशनल। अगर वो टेक्निकल लेता है तो 30,000 के बियॉन्ड 2%। अगर वो प्रोफेशनल ले रहा है अदर देन पर्सनल, अदर देन पर्सनल, तो 30,000 के बियॉन्ड 10%। अदर्स मतलब वही कंपनी फॉर्म वगैरह, इनके लिए क्या होता है, प्रोफेशनल फीस 30,000 के बियॉन्ड 10%, टेक्निकल फीस 30,000 के बियॉन्ड 2%, फिल्म से रिलेटेड रॉयल्टी 30,000 के बियॉन्ड 2%, अदर देन दैट 30,000 के बियॉन्ड 10%, नॉन कम्पीट फीस 30,000 के बियॉन्ड 10%। डायरेक्टर कोई लिमिट नहीं है, स्ट्रेट अवे 10% लगेगा। ओके, तो इसको एक साथ लर्न कर सकते हो, इसको इसको अलग करके लर्न करना होगा, इसको एक साथ लर्न करना पड़ेगा, इस तरह करके लर्न कर सकते हो, तो अपने हिसाब से मोटा मोटी लर्न हो भी गया होगा। ओके, तो ये बात रही अपनी यहाँ पे। एक चीज और याद रखना, छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन, अंपायर, रेफरी, इनका TDS 194J में कटता है, ये सैलरी नहीं मिलता। सैलरी अगर लिखा भी होगा क्वेश्चन में ना, तो भी अपने को यही मानना है कि दिस इज प्रोफेशनल फीस और इनका TDS 194J में कटेगा, 192 में मत काटना। ओके, नाउ लेट्स कम टू सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि थोड़ा और मजा आए। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो। अ कंपनी ऑपरेटिंग अ टेलीविजन चैनल मेक्स अ पेमेंट ऑफ 5 lakhs टू फॉर्मर क्रिकेटर फॉर मेकिंग रनिंग कमेंट्री ऑफ 1 डे क्रिकेट मैच। तो कमेंट्री के लिए पेमेंट कर रहे हैं 5 लाख रुपए का एक दिन में। वाओ, तो एक दिन का कमेंट्री का 5 लाख रुपए इनको मिल रहा है, तो इस सिनेरियो में इनका TDS कटेगा क्या? सेक्शन नंबर 194J। 5 वाले में से क्या है ये, प्रोफेशनल है, टेक्निकल है, रॉयल्टी है, क्या है ये प्रोफेशनल है, ऑब्वियस सी बात है। ये प्रोफेशनल फीस है, टेक्निकल फीस नहीं है, ये प्रोफेशनल फीस है। और प्रोफेशनल फीस के लिए रेट क्या था, 30,000 के बियॉन्ड 10%। तो 10% से कट जाएगा, 5 लाख का 10% इनका TDS कट जाएगा, सिंपल। ओके, BCD credited 28,000 toward fees for professional service and 27,000 toward technical service to the account of HG in the bank account इतना था। टोटल 55,000 का पेमेंट किया। बताओ क्या होगा इसमें? TDS कटेगा नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? बिकॉज द लिमिट इज सेपरेट। टेक्निकल का अलग लिमिट है, प्रोफेशनल का अलग लिमिट है, रॉयल्टी का अलग लिमिट है, सबका इंडिविजुअली जब क्रॉस होगा, जिसका क्रॉस होगा बस उसी का ही कटेगा, नहीं क्रॉस होगा तो किसी का नहीं कटेगा। एग्रीगेट नहीं करना है, वी डोंट हैव टू एग्रीगेट। इसलिए अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेट लिमिट, यानी हर एक की लिमिट सेपरेट है, एक साथ नहीं करने का, अपने को एग्रीगेट नहीं करना है। Question number 32, page number 17. XYZ Limited make a payment of 28,000 to Mr. Ganesh toward fees for professional service and another payment for 25,000 for technical service. अब क्या होगा? कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? ओके, 30,000 के बियॉन्ड है इसीलिए नहीं कटेगा। वेरी गुड। चलो मेरे को एक बात बताओ, तो प्रोफेशनल फीस का रेट क्या है? 10%। एंड टेक्निकल का 2%। बट दोनों के लिए लिमिट 30,000 है क्या? हाँ जी, दोनों की लिमिट ही 30,000 है।
लिमिट की अगर हम बात करें तो लिमिट सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज हो रही है, डायरेक्टर वाले में, बाकी सब में तो 30,000 है ही लिमिट। वेरी गुड। East Bengal Club, a renowned football club, engaged Raghu, a resident in India, as its coach at a remuneration of 6 lakhs per annum. The club want to know whether it is liable to deduct TDS. बताओ, कोच रख रहे हैं, रेमुनरेशन दे रहे हैं, सैलरी वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन करके आ मत जाना, ठीक है। सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन है, उसके तहत बोला गया ये कोच अंपायर ये लोग जो होते हैं प्रोफेशनल होते हैं, और ये प्रोफेशनल फीस है, और प्रोफेशनल फीस किस में कटती है, प्रोफेशनल फीस कटेगा 10% पे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। एक मॉडल है, ठीक है, रैंप वॉक करती है, और रैंप वॉक करने का उसको पैसा मिलता है, तो इस सिनेरियो में बताओ क्या कहाँ जाएगा ये पैसा। ठीक है, प्रोफेशनल फीस होता है, 192 में नहीं जाएगा, याद रखना। प्रोफेशनल मतलब कोई डिग्री होल्डर वैसा प्रोफेशनल नहीं बोल रहा, प्रोफेशनल मतलब जिस काम में तुम्हारा प्रोफेशन है, जिसमें तुम परफेक्ट हो, उसको प्रोफेशनल बोलते हैं। ये चीज हम लोग आगे भी पढ़ेंगे एक चैप्टर में, वहां पे डिटेल में जाएंगे। हो गया मोटा मोटी सारी क्वेश्चन खत्म। यस, ठीक है। तो ये चार्ट आप लोग ड्रॉ कर लेना, इससे काफी हेल्प मिलेगा। राइट टू यूज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अमाउंट टू रॉयल्टी। ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग पैसा पे करते हैं, वो पैसा जो होता है वो रॉयल्टी का पैसा होता है। बट बोलते हैं कि इस पे टीडीएस नहीं लगेगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई कर लोगे। क्या दो कंडीशन है? जो सॉफ्टवेयर है वो सेकंड हैंड है, जो सॉफ्टवेयर है वो तुम किसी और से ले रहे हो, सेकंड हैंड परचेज है, और उसमें ऑलरेडी एक बार टीडीएस कट चुका है 194 जे में, या 195, 195 नॉन रेसिडेंट का है, अभी उस पर फोकस मत करो, बस इतना सुनो कि 194 जे पे उसका टीडीएस कट चुका है। यानी अगर आप एक सॉफ्टवेयर को सेकंड हैंड खरीद रहे हो और उस पे ऑलरेडी 194 जे लग चुका है, तो वापस से उसकी रॉयल्टी पे 194 जे नहीं लगेगा। ये एक पॉइंट है याद रखने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास के साथ नोटिंग कर लेंगे, मैं बाद में शेयर कर दूंगा ना, एक साथ तुम लोग ड्रॉ कर लेना घर में बैठ के। क्या करोगे घर में बैठ के, रिवीजन तो करते हो नहीं? क्या सर, ताना बहुत मारता है। आ जाओ। फ्यू सेक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन ऑलवेज टेस्ट होता है। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है ये मत सोचना मैंने ड्राफ्ट किया है इतना मस्त मस्त इजी, ऐसा नहीं है, एग्जाम में यही चाहता है। और काफी ज्यादा मार्क्स का था, बताऊंगा जब कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, तब बताऊंगा कितना मार्क्स का कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। तो ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। अब आते हैं 194 सी। सी माने कॉन्ट्रैक्ट, सी मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो 194 सी में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में सब कॉन्ट्रैक्टिंग इंक्लूड होता है। इसमें भी स्पेसिफाइड एसएससी, अगर स्पेसिफाइड एसएससी रेसिडेंट को पेमेंट करेगा। स्पेसिफाइड एसएससी कौन होता है? इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में जिसका 1 करोड़ या 50 लाख क्रॉस हो रहा है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, और अदर्स, अदर्स मतलब वही कम फर्म कंपनी वगैरह, ऑलवेज ये लोग रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं। थ्रेशोल्ड यहाँ क्या है, ध्यान दो। सिंगल पेमेंट अगर मोर देन 30,000 है तो ये एप्लीकेबल कर देंगे। अब मान लो सिंगल पेमेंट इज लेस देन 30,000, तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे, एग्रीगेट देखेंगे। अगर एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1 लाख तो ये सेक्शन एप्लीकेबल कर देंगे। रेट क्या है, इसमें दो अलग अलग रेट है। अगर जिसका हम लोग काट रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो कॉन्ट्रैक्टर यानी जो डिडक्टी है, जो कॉन्ट्रैक्टर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% का रेट लगेगा। कॉन्ट्रैक्टर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% का रेट लगेगा। ओके, तो 194 सी, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफाइड एसएससी रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है। थ्रेशोल्ड क्या है, सिंगल पेमेंट 30,000, एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख रुपए। रेट क्या यूज करेंगे हम लोग, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 1%, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है यानी जिसको पैसा पे कर रहे हैं, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% से कटेगा। ये 194 सी आपने ऑफिस में बहुत ज्यादा किया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर ही कॉन्ट्रैक्ट में लगता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मतलब सब कुछ का कॉन्ट्रैक्ट। तुम टीवी शो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारा कोई प्रोडक्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब
हर प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट इसमें कवर है। इंडिविजुअल एचयूएफ डू नॉट रिक्वायर टू डिडक्ट टीडीएस अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल पर्पस का है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल पर्पस का है तो डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल एचयूएफ मतलब कौन, जो पैसा पे कर रहा है उसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट को ले रहा है, यानी मान लो एक मिस्टर ए घर बनवा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट है, बट मिस्टर ए घर बनवा रहा है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो टीडीएस नहीं कटेगा। ट्रांसपोर्टर, अच्छा ट्रांसपोर्ट पे देना भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, हम तुमको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ से वहां पहुंचा दो, तो ये भी 194C में आता है, ट्रांसपोर्टेशन जीटीए जिसको बोलते हैं वो भी आता है। बट अगर ट्रांसपोर्टर तुमको एक डिक्लेरेशन दे देता है कि उसके पास 10 से ज्यादा गाड़ी नहीं था कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो टीडीएस नहीं कटेगा। यानी अगर एक सेकंड के लिए भी उसके पास 11 गाड़ी है तो टीडीएस काट लेना, जो कि एनी टाइम लिखा है, यानी कभी भी उसके पास 10 से ज्यादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके, ये दो पॉइंट अभी बताऊंगा, पहले इसी पे फोकस करते हुए एक क्वेश्चन करते हैं। उसके पहले 194C क्विक रिवीजन मारते हैं। 194C मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफाइड एसएससी या रेसिडेंट को दे रहा है सिंगल पेमेंट मोर देन 30,000 या एग्रीगेट पेमेंट मोर देन 1 लाख। रेट का यूज करेंगे जिसको मिल रहा है, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2%, एंड पर्सनल पर्पस के लिए अगर लिया गया है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में। और ट्रांसपोर्टर अगर डिक्लेरेशन दे देता है कि 10 से ज्यादा कभी भी व्हीकल था ही नहीं उसके पास ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो कोई टीडीएस मत काटना बेचारे का। चलो, टी एन इंडिविजुअल, क्वेश्चन नंबर 36 पेज नंबर 19। T an individual whose total sales in the business during the year ended 31/3/2022 यानी preceding previous year PPY was rupees 2.20 crores। तो पहली बात बताओ क्या ये स्पेसिफाइड बनेगा क्या, पहले तो ये देखते हैं क्या ये स्पेसिफाइड बनेगा क्या, बन जाएगा। ओके, क्योंकि एक इंडिविजुअल है और उसका टर्नओवर अपने को चेक करना पड़ता है। अब इसने पे किया है 9 लाख रुपीस चेक से एक कॉन्ट्रैक्टर को जो कि इंडिविजुअली है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज फैक्ट्री बिल्डिंग। अब बताओ कितना टीडीएस काटोगे। 1%। ओके, कितने लोग बोल रहे हो 1%? 1%, ठीक है। देने वाला स्पेसिफाइड पर्सन, लेने वाला इंडिविजुअल, इसीलिए रेट लगाया हमने 1%, जो कि 30,000 या 1 लाख दोनों ही सिनेरियो में 9 लाख को तो क्रॉस कर ही रहा है। ओके, यहाँ पे करेक्शन कर लेना वही सेम वाला, हु इज लाइबल टू टैक्स ऑडिट वगैरह ये सब काट के लिख देना, हुज टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़ या 50 लाख ड्यूरिंग पीपीवाई। कर लिया, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक ईयर है 18-19 लिखा होगा को 21-22 कर देना, 22-20 लिखा होगा उसको 22-23 कर देना। टाइपिंग एरर है, ये सब करेक्ट कर लेना अपने एंड से। चल, एक बैंक है उसने केटरिंग का एग्रीमेंट दिया, तो क्या केटरिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया वो भी कॉन्ट्रैक्ट में आता है क्या? हाँ जी, एनी प्रकार ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और उसका जो है 50,000 पर मंथ है टुवर्ड सप्लाई ऑफ फूड्स वाटर स्नैक्स ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स टू एम्प्लॉय ऑफ द बैंक, खाने पीने का खर्चा, ठीक है। तो बताओ कितना से टीडीएस काटूं, और काटूं कि नहीं काटूं? सिंगल पेमेंट मोर देन 30,000 तो वैसे भी जा रहा है, और 1 लाख तो क्रॉस हो ही जाएगा सेकेंड मंथ में ही, थर्ड मंथ में 1 लाख क्रॉस हो जाएगा, तो एप्लीकेबल तो कर दिया हमने। अब अपने को देखना अपने पेमेंट किसको कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है केटरिंग को कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल एचयूएफ कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है, तो क्या अज्यूम करेंगे हम लोग अज्यूम करेंगे अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ 2%। बट अगर इंडिविजुअल एचयूएफ अज्यूम करेंगे तो 1%। तो एग्जाम में क्या लिख के आएंगे, एग्जाम में हम लोग दोनों आंसर लिख के आएंगे, 2% भी और 1% भी, जो कि दिया हुआ नहीं है। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि नॉट ओनली इन डीटी एनीवेयर,
अगर कहीं पे भी अपने को कंफ्यूजन लगता है या हम पे कोई अजम्पशन लेते हैं तो ऑलवेज वी विल ट्राई, अगर छोटा आंसर है तो दोनों आंसर लिख के आने का। ठीक है, अगर छोटा है तो, बड़ा है तो ऑब्वियसली नहीं लिख सकते, बट अगर छोटा है तो दोनों आंसर लिख के आना है, जो भी तुमको जो भी अजम्पशन लिए उसके बेसिस पे। चलो, ये वाला इज ऑल योर्स, क्वेश्चन नंबर 40। कटेगा नहीं कटेगा, कितना कटेगा, क्या है, सब बताना पड़ेगा। वन जीरो थ्री। ओके। नहीं कटेगा, जीरो टी डिडक्ट होगा व्हाइल मेकिंग पेमेंट ऑन 1 मार्च, इतना टीडीएस कटेगा। ओके, चलो, अपने क्या देखे थे, अगर इंडिविजुअल पेमेंट 30,000 से बियॉन्ड जाएगा तो कटेगा, या तो 1 लाख जाएगा टोटल में। तो यहाँ कितना जा रहा है, 20,000, 25,000, 28,000, कितना होगा, 1 लाख होगा क्या? हाँ, नहीं हुआ 1 लाख। बट 30,000 का एक पेमेंट जा रहा है मार्च मंथ में, तो इसको भी कंसिडर करेंगे, 1,03,000 हो जाएगा। 1,03,000 का कितना मारेंगे, किसको पेमेंट कर रहे हैं ये देखेंगे, तो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पर मिस्टर एक्स मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी 1% से डिडक्ट कर देंगे। तो 1% से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अच्छा, ये डिडक्शन कब करेंगे, लास्ट मंथ में करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे को नहीं पता है कि 1 लाख क्रॉस होगा, यहाँ पे मेरे को नहीं पता है 1 लाख क्रॉस होगा, यहाँ पे भी मेरे को नहीं पता है 1 लाख क्रॉस होगा, बट यहाँ मेरे को पता है ना 1 लाख क्रॉस होगा, तो यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। तो 30,000 में से जितना भी टीडीएस अमाउंट बनेगा, 1,030 का इतना टीडीएस अमाउंट डिडक्ट करेंगे। तो ये चीज को ध्यान में रखना कि किस मंथ में डिडक्ट करेंगे। बोलो नीलाक्षी, बोलो। और सर वैसे तो हमने पहले पेमेंट कर चुके हैं सबने, तो हमको हाँ, तो देखा जाए तो 30,000 पे 1% डिडक्ट करना पड़ेगा ना। हम एग्रीगेट पे नहीं, क्यों? पूरा टोटल पे, पूरे ईयर जितना भी किया है, अगर 1 लाख क्रॉस हो गया तो फिर पूरे पे तुमको डिडक्ट करना पड़ेगा। तभी तो ये अच्छा, एग्रीगेट वर्ड दिया है ना, वरना एग्रीगेट वर्ड फिर पर्पस क्या हुआ इसका देने का। एग्रीगेट का तो ये हुआ ना कि आप लिख रहे हो कि लास्ट में कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 30,000 नहीं, पे वो कटा। इसलिए नहीं, वो इसलिए नहीं है, टोटल पे कटेगा, पूरे और मंथ, अगर पूरे साल जितना पेमेंट हुआ है। और अगर ये 31 मार्च के बाद होता, 1 अप्रैल होता। तो फिर नहीं होता, तो दूसरे नहीं ईयर नहीं में आ गया ना। नहीं। हाँ हाँ ठीक है। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 42। सर सारे क्वेश्चन तो हम ही लोग से करवा रहे हैं। हाँ, क्योंकि एग्जाम में भी तुम्ही को करना है ना। नहीं कटेगा, पर्सनल यूज, शाबाश, बस बढ़िया हो गया, और क्या चाहिए, इतना फटाफट आंसर हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और पॉइंट आता है, इसमें दो पॉइंट आते हैं, एक आता है रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, एक आता है रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट। इस पे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन टेस्ट होता है। वर्क्स इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अपने जो वर्क है यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड होता है, बट सारे नहीं, वो वाले जो एज पर स्पेसिफिकेशन यूजिंग द मटेरियल फ्रॉम द कस्टमर बनाए जाते हैं। टैक्स अपने डिडक्ट करेंगे इनवॉइस वैल्यू पे, एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ सच इन मटेरियल इफ सेपरेटली शोन इन इनवॉइस, एंड इफ मटेरियल परचेज फ्रॉम पर्सन अदर देन कस्टमर इट विल बी ट्रीटेड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, और कोई टीडीएस उस पे नहीं कटेगा। क्या 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 क्या, आ जाओ। हम थे, ठीक है, मेरे को मन था फ्रूट जूस पीने का, लेकिन मेरे को ऐसा वैसा फ्रूट जूस नहीं पीने का था, मेरे को अपना सेल्फ मेड एक फ्रूट जूस बनाना था, मेरे को वही पीने का था। हम गए कंपनी के पास, हम उस कंपनी के पास गए, उस कंपनी को बोले देखो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, व्हाइट कोट मैंने पहना, चश्मा लगाया, मैं गया,
देखो ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, अगर तुम ऐसा ऐसा जूस बनाओगे तो मैं खरीद लूंगा तुमसे, मेरे लिए ये चीज मैन्युफैक्चर कर दो। कंपनी बोली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फ्रूट्स खरीद लेंगे मार्केट से। मैं बोला नहीं, स्टॉप, मेरा एक्सपेरिमेंट है तो फ्रूट भी तुमको मेरा ही यूज करना पड़ेगा। तो मैंने रॉ मटेरियल पास ऑन कर दिया कंपनी को, कंपनी ने ये रॉ मटेरियल यूज किया और उससे बना दिया गुड्स। ठीक है, फ्रूट जूस बनाया और मेरे को दे दिया कि लो भाई तुम्हारा फ्रूट जूस मैंने बना दिया। उसकी कीमत थी 3 लाख रुपीस की। तो अब देखो इस पे टीडीएस कटेगा 194C में। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो एक तरह से तुमको कॉन्ट्रैक्ट टाइप का चीज नहीं लग रहा है कि मैंने ही रॉ मटेरियल दिया और मैंने बोला बस मेरे लिए बना के दे दो। तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रॉ मटेरियल कस्टमर ने पास ऑन किया है, तो टीडीएस तो कटेगा। फिगर कहाँ से आई? वही जो उसकी वैल्यू है, ये तो मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 लाख उसकी वैल्यू है फ्रूट जूस की। बट द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि टीडीएस डिडक्ट किस पे करेंगे? 3 लाख पे करेंगे या 3 लाख माइनस 1 लाख पे करेंगे या 1 लाख पे करेंगे या करेंगे ही नहीं? तो गवर्नमेंट बोलते हैं एक काम करो, 3 लाख माइनस 1 लाख पे टीडीएस डिडक्ट करो। ठीक है, डिपेंडिंग 1% 2%, डिपेंडिंग कौन है, इंडिविजुअल एचयूएफ या जो भी है वो उस केस के हिसाब से। बट दिस इज नॉट द क्वेश्चन, ये आपको आता है। फिगर कौन सा लेना है, दैट इज द क्वेश्चन। तो फिगर आएगी 2 लाख रुपीज। बट एक कंडीशन है, जब ये कंपनी मेरे को इनवॉइस देगी ना, तो उस इनवॉइस में मेरे दिया हुआ रॉ मटेरियल और इन्होंने मेरे को जो सप्लाई किया दोनों सेपरेटली शोड होना चाहिए ऑब्वियसली, तभी उस पर टीडीएस अलग से डिडक्ट कर पाएंगे। अगर इनवॉइस में सेपरेटली शोन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर पूरे 3 लाख पे टीडीएस काट देंगे, फिर पूरे 3 लाख पे टीडीएस काट देंगे। तो इससे एक चीज तो समझ में मेरे को ये आया कि अगर रॉ मटेरियल कस्टमर खुद देता है और उससे एक प्रोडक्ट बनता है तो 194C। बट मान लो रॉ मटेरियल कस्टमर नहीं देता है, मेरे को फ्रूट जूस पीना था, मैं कंपनी के पास गया, मैंने बोला यार मेरे को फ्रूट जूस पीना है, तो कंपनी क्या करेगी, बाहर से रॉ मटेरियल खरीदेगी, फ्रूट जूस बनाएगी, मेरे को दे देगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, फिर दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज सेल। कंपनी सेल कर रही है, मेरे को बेच रही है, एंड सेल पे 194C नहीं लगता है। ये चीज एकदम अच्छे से याद रखना, ठीक है? क्योंकि अगर सेल पे 194C लगने लगता तो फिर अभी तक ऑफिस में तुम लोग को पता चल चुका होता, तुम लोग इतना एंट्री पास कर चुके हो, ठीक है? तो सेल पे कभी नहीं लगता है। ओके, यानी कि हम गए कंपनी के पास, कंपनी के पास जाके बोले हमको फ्रूट जूस पीना है, कंपनी गई थर्ड पार्टी के पास, थर्ड पार्टी से उसने फ्रूट्स खरीदे और फ्रूट्स खरीद के उसने फ्रूट जूस बनाया। जो फ्रूट जूस बनाया वो 3 लाख का बनाया। टीडीएस काट दूं क्या इसमें? कंपनी टीडीएस काटेगी क्या? या मैं टीडीएस काटूं? कोई किसी का टीडीएस काटेगा? नहीं, कोई किसी का टीडीएस नहीं काटने वाला है। क्यों नहीं काटने वाला है? क्योंकि ये सेल है और सेल पे 194C नहीं लगता है। क्या? चलो इसको भी चार्ट से कर लेते हैं फटाफट, क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, अगर अपने थर्ड पर्सन से लेते हैं तो 194C इज नॉट एप्लीकेबल। रीजन, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ठीक है, सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट है। रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, और वो कौन दे रहा है? वो दे रहा है अपने को बायर, ठीक है, बायर दे रहा है, बायर दे रहा है, 194C फिर एप्लीकेबल करेंगे। अब अपने को देखना है रिलेटिव, बता रहा हूं पहले, इधर देखो, बायर से ले रहा है 194C एप्लीकेबल करेंगे। अब अमाउंट क्या लेंगे? अगर मटेरियल सप्लाइड बाय द बायर इज सेपरेटली मेंशन्ड इन द इनवॉइस, तो टीडीएस किस पे डालेंगे? मटेरियल वैल्यू एक्सक्लूड करके, ठीक है? और अगर नहीं दिया हुआ है तो टीडीएस किस पे डालेंगे? इंक्लूडिंग मटेरियल वैल्यू वाले पे। सिंपल है एकदम, फुल वैल्यू पे, राइट? अब ये बायर है और बायर के साथ उसका रिलेटेड पर्सन भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है? अगर मान लो थर्ड पर्सन से ले रहा है पर ये थर्ड पर्सन जो है ना वो रिलेटेड पर्सन है बायर का, तो फिर ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं होगा, ठीक है? बायर या उसका रिलेटेड पर्सन, दोनों से नहीं लेना है। ओके, चलो, एक रॉ मटेरियल यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, वो रॉ मटेरियल अगर थर्ड बायर से ले रहे हैं, बायर खुद दे रहा है, तो उस सिनेरियो में 194C एप्लीकेबल हो जाएगा। किस वैल्यू पे टीडीएस कटेगा? टीडीएस कटेगा तुम्हारा अगर सेपरेटली शोन है तो एक्सक्लूडिंग मटेरियल वैल्यू, और सेपरेटली शोन नहीं है तो फुल वैल्यू पे कटेगा। टीडीएस कौन काटेगा? जल्दी बताओ, बायर या सेलर? कौन काटेगा?
पेमेंट कौन करता है? बायर। तो काटेगा कौन? बायर। कभी भी कंफ्यूजन हो तो एक चीज याद रखना, पैसा कौन दे रहा है? जो पैसा दे रहा है वो काटेगा टीडीएस, सीधी सी बात है। और अगर थर्ड पर्सन से ले रहे हैं तो 194C एप्लीकेबल ही नहीं है। अच्छा, रिलेटेड इंक्लूडेड है इसमें, तो याद रखना बायर या उसका रिलेटेड पर्सन, दोनों चीज। ओके, क्वेश्चन करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 18। मैक्स लिमिटेड पे 1,02,000 टू मिनी लिमिटेड अ रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम पैसा दे रहे हैं। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट डेट इतना, वो मैन्युफैक्चर करेगा मेरे लिए एक प्रोडक्ट जो कि मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होगा, और मैक्स लिमिटेड बाय यूजिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ मैक्स लिमिटेड, यानी बायर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होगा। और मटेरियल जो है वो परचेज करेंगे हम लोग मैक्स लिमिटेड से ही, यानी बायर से ही मटेरियल परचेज करने वाले हैं। तो बताओ 194C लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा 194C। ओके, तो ये क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल नहीं है। द टैक्स इज टू बी डिडक्टेड ऑन होल इनवॉइस वैल्यू, ये दोनों चीज लिखा, अगर सेपरेटली लिखा है तो सेपरेटली अलग अलग डिडक्ट करेंगे, अदरवाइज होल अमाउंट पे डिडक्ट कर देंगे। दैट्स गुड। पेज नंबर 20 पे सेकंड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 का सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। बीटा लिमिटेड गेव अ कॉन्ट्रैक्ट टू अल्फा लिमिटेड, किस लिए? सप्लाई ऑफ 2000 पेन्स ऑन विच द लोगो ऑफ बीटा लिमिटेड वाज प्रिंटेड। द रॉ मटेरियल वर परचेज बाय अल्फा फ्रॉम सी लिमिटेड विच इज नॉट रिलेटेड टू बीटा लिमिटेड, और कंसिडरेशन है 1.5 लाख का। तो बताओ क्या होगा? नो टीडीएस बिकॉज रॉ मटेरियल हैज बीन परचेज फ्रॉम थर्ड पर्सन which is not related to buyer, and so no TDS will be deducted, but this, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, वेरी गुड श्वेता, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। परफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड नॉट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारती सीमेंट लिमिटेड परचेज किया जूट बैग राजकुमार एंड कंपनी से। द लेटर हैज सप्लाइड द जूट बैग विद द लोगो एंड द एड्रेस ऑफ द एसएससी प्रिंटेड ऑन इट from itna to itna. The value of the jute bag is 8 lakhs for which the invoice has been raised. While affecting the payment for the same, is SSC bound to deduct TDS assuming that the value of printing component involved is 1,10,000? You are informed that SSC has not sold any material to Rajkumar and the latter has to manufacture the jute bag in its plant using the raw material purchased from outsider. क्या सर दिमाग भी नहीं चलाना पड़ रहा है इसमें तो? नो, बिकॉज दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ये है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, जो कि हम लोग थर्ड पर्सन से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। ओके, तो ये क्या है? इट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड 194C इज नॉट अट्रैक्टेड। सिंपल। चलो ये क्या, अब आते हैं नेक्स्ट वाले। मैन्युफैक्चरिंग वाला क्लियर है सबको? रॉ मटेरियल किससे खरीदा, बस इसी पे सब डिपेंड करता है, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड एक मस्त टेक्निक बताता हूँ, बस उसको फॉलो करना, सारे आंसर राइट हो जाएंगे अपने आप। ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, ये है एक एड एजेंसी, ये है एक टीवी चैनल। अब टीवी चैनल पे तुम डायरेक्टली अपना एड रन नहीं कर सकते हो, ठीक है, तुमको एजेंसी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो मिस्टर ए एजेंसी के पास गए, उनको बोले कि मेरे को अपना एड रन करना है। एजेंसी गई टीवी चैनल के पास और जाके उसका एड रन करवा दी। अब मिस्टर ए ऑब्वियसली एजेंसी को पेमेंट करेंगे, एजेंसी पेमेंट करेगी अपना कमीशन काट के टीवी चैनल को। तो इस सिनेरियो में सिंपल से बोला जाता है, जब मिस्टर ए एजेंसी को पेमेंट करेंगे तो टीडीएस कटेगा 194C में।
बट जब एजेंसी पेमेंट करेगी टीवी चैनल को तो 194C पे टीडीएस नहीं कटेगा, 194C में टीडीएस नहीं कटेगा। अब वाइसी वर्सा सोचते हैं, टीवी चैनल भी एड एजेंसी को पैसा दे सकती है कि भैया मेरे लिए कस्टमर लेके आओ, तुम लेके आओ, हम अपने में एड रन करेंगे। तो जब टीवी चैनल एड एजेंसी को कोई भी पेमेंट करेगी तो भी 194C नहीं लगेगा। एकदम सिंपल है ये। जब तुम एजेंसी को पेमेंट करोगे 194C लगेगा, एजेंसी टीवी चैनल को पे करेगी 194C नहीं लगेगा, टीवी चैनल एजेंसी को पे करेगा 194C नहीं लगेगा। अब हुआ ये कि मैं बैठा था, बैठे मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, ये तो समझ में आ ही गया होगा तुम लोग को। चलते चलते मेरे को एक मस्त स्क्रिप्ट आया, एक मस्त सी स्क्रिप्ट आई, साउथ इंडिया से मैंने उठा लिया, साउथ इंडियन मूवी से मैंने उठाया एक मस्त वाली स्क्रिप्ट और मेरे को बनाने का एक सीरियल बनाने का। मैं गया टीवी के पास, टीवी हाउस के पास गया, मैंने इनको दिया स्क्रिप्ट, बदले में ये लोग ने मेरे को सीरियल बना के दे दिया एज पर माई स्क्रिप्ट। तो क्या है, तुमको एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लग रहा है? देखो कॉन्ट्रैक्ट मतलब हर जरूरी थोड़ी है कि कोई टेंजेबल चीज ही मिले, सर्विस भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ना एक तरह से। तो मैंने उसको दिया स्क्रिप्ट, मैंने बोला ऐसा ऐसा करके एक शो बना देना, सब कुछ मैं बताऊंगा, ये एक्टर होगा, ये होगा डायरेक्टर वगैरह वगैरह। उसने शो बना दिया। तो इस सिनेरियो में 194C एप्लीकेबल हो जाएगा और टीडीएस डिडक्ट होगा। अब हुआ ये कि स्क्रिप्ट तो आई मेरे पास मस्त वाली, मेरे दिमाग में आई, मैं गया टीवी चैनल के पास, मैंने बोला ऐसा शो बनाने का है। टीवी चैनल बोलता है अरे रुक थांबा, ऐसा शो हमने ऑलरेडी बना दिया है, हम क्या करते हैं ये बना हुआ शो तुमको ट्रांसफर कर देते हैं कॉपीराइट तुम्हारे नाम से और टेलीकास्ट भी कर देते हैं। तो इस सिनेरियो में देखो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हो रहा है क्या? देखो ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है, ऑलरेडी बना हुआ एक शो था, वो हमने टीवी चैनल वाले ने मेरे को चिपका दिया, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। अब सिंपल भाषा में कैसे लर्न करेंगे एग्जाम में, पहले तो एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। अगर क्लाइंट एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पे करेगा 194C आएगा, एडवर्टीजमेंट एजेंसी टीवी चैनल को पे करेगी टीडीएस नहीं आएगा, टीवी चैनल एड एजेंसी को पे करेगा टीडीएस नहीं आएगा, टीवी चैनल प्रोडक्शन हाउस ये वाला भी अपने करेंगे। पहले फर्स्ट 3 वाला समझ में आ गया? अच्छा, नो टीडीएस मतलब किसी भी सेक्शन में टीडीएस नहीं आएगा, याद रखना, किसी भी सेक्शन में टीडीएस नहीं आने वाला। अब बात करते हैं, कोई भी प्रोग्राम अगर मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है और उसका कॉपीराइट कंटेंट मेरे को ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और कॉपीराइट कंटेंट मेरे को ट्रांसफर हो रहा है तो 194C आएगा। बट कोई प्री प्रोड्यूस प्रोग्राम है, ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड एक प्रोग्राम है और उसका बस राइट मेरे को ट्रांसफर हो रहा है कंटेंट का, तो कोई टीडीएस नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई वर्क इन्वॉल्व नहीं है ना। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, उसके नाम में लिखा है वर्क, अगर तुम मेरे लिए कोई काम करोगे तभी तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। जब तुम कोई काम ही नहीं किया मेरे लिए, ऑलरेडी प्री प्रोड्यूस मेरे को लाके दे दिए, तो इस सिनेरियो में 194C नहीं लगेगा। सिंपल से, एकदम सिंपल सी बात है। सारे क्वेश्चंस हो गए। चलो हाँ, चलो पहले ये वाला 3 वाला कर लेते हैं। 3 वाला बताओ तो क्या आंसर होगा इसका, टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? मिस्टर ताबा लिमिटेड इंटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर बाबू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। एक प्लांट से वेयर हाउस में लमसम पेमेंट किया 2.5 लाख रुपए का मिस्टर बाबू को फॉर द ईयर एंडेड। मिस्टर बाबू इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग कैरेज और हायर। मिस्टर बाबू एसएससी और उसने पैन नहीं दिया। अच्छा, ये पैन नहीं दिया ना, ये वाला आपको बताया नहीं ना अभी वाला, ठीक है रुको, ये वाला भी पॉइंट पेंडिंग है, पैन वाला। टीडीएस कटेगा, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 38, 19,50,000 क्रेडिट किया गया है डिजिटेक स्टूडियो ने, अ पार्टनरशिप फर्म, उसने उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। और किसने क्रेडिट किया? बीटीवी ने क्रेडिट किया, जो कि एक टेलीविजन चैनल है, टुवर्ड पार्ट कंसिडरेशन फॉर शूटिंग अ टेली एपिसोड फॉर 10 वीक्स एज पर द स्टोरी लाइन। ठीक है, तो टीवी चैनल वाले प्रोडक्शन हाउस के पास गया, उनको बोले कि मेरा एक सीरियल बना दो, ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट है, तो बताओ अब क्या होगा? टीडीएस कटेगा? हाँ जी, 194C में टीडीएस कटेगा, बिकॉज स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सीरियल बन रहा है। कितना से कटेगा? सर 2% तो लिखा है, साफ साफ दिख रहा है। नहीं, रीजन बताओ। रीजन इसका ये है कि ये पार्टनरशिप फर्म है ना, करेक्ट, यही रीजन है ना।
पेमेंट किसको हो रहा है? पेमेंट हो रहा है पार्टनरशिप फर्म को, दिस इज अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इसीलिए 2% से कट रहा है। ओके, क्या बात है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, चलो सारे क्वेश्चंस हो गए। 6 नंबर पॉइंट एक क्लैरिफिकेशन है जो कि आया था सीबीडीटी की तरफ से। बोलता है अगर एक सेलर है वो गैस सेल करता है, ठीक है, अब गैस तो हवा में उड़ के जाएगा नहीं, गैस को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो गैस और उसका ट्रांसपोर्ट दोनों चीज वो कर रहा है टिल द पॉइंट ऑफ डिलीवरी, और डिलीवरी वाले पॉइंट पे जाके ओनरशिप जो है वो गैस परचेजर के नाम पे चला जाता है। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, और ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है, इट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड नॉट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। इस सर्कमस्टांसेस पे 194C एप्लीकेबल नहीं होगा ऑन द कंपोनेंट ऑफ गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड बाय द परचेजर टू सेलर ऑफ द गैस। बट अगर ये थर्ड पार्टी को पेमेंट करेंगे तो 194C एप्लीकेबल हो जाएगा ऑब्वियसली, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल नहीं बनता है। हमको गैस लेना था, हम गए मिस्टर ए के पास, हमको बोले गैस ट्रांसफर कर दीजिए, उसने गैस ट्रांसफर किया, उसके साथ ऑब्वियसली उसने गाड़ी में भेजा, और गाड़ी में जब गैस मेरे पास आई तो उसने एक इनवॉइस रेस किया, इनवॉइस में ये गाड़ी वाला भी अमाउंट था, गैस वाला भी अमाउंट था। तो टीडीएस कटेगा क्या? टीडीएस नहीं कटेगा। किस पे नहीं कटेगा? देखो गैस जो भेज रहा है वो तो सेल है, ये तो अपने को पता ही है, उस पे तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं हो रहा है। द प्रॉब्लम हो रही है इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, क्या उस पे टीडीएस कटेगा क्या? बिकॉज ट्रांसपोर्ट की सर्विस मिस्टर ए मिस्टर बी को दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस। तो क्लैरिफिकेशन आया, नो, इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। अब मान लो कि मिस्टर ए मिस्टर बी, ठीक है, मेरे को गैस लेना था, मैं गया इसके पास, इसने बोला गैस दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिस्टर सी एक ट्रांसपोर्टर है मेरा, वो ट्रांसफर करता है मेरे, मतलब हम, मेरा सारा माल वही ट्रांसफर करता है। तो मिस्टर बी की गाड़ी में ये इधर आ रहा है, तो जो इनवॉइस आएगा वो दोनों का सब सेम भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसपोर्टर थर्ड पर्सन है ना, तो इस सिनेरियो में टीडीएस कटेगा। अब जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बियर कर रहा है वो पर्सन टीडीएस काटेगा, जो भी बियर कर रहा हो सकता है ए बियर कर रहा हो सकता है बी बियर कर रहा हो, डिपेंडिंग ऑन द केस एंड सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, किस पे कटेगा? टोटल अमाउंट पे क्या? नहीं नहीं, जो गैस का अमाउंट है वो तो सेल है, उस पे तो कटेगा ही नहीं, सेल्स पे तो 194C आता ही नहीं है, 194C आता है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे। वेरी गुड, क्या बात, क्या बात है। तो इसी के साथ अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर जो छोड़ दिया था, कितने कितने कितने, आज 39 का 1, पेज नंबर 19। एक्स लिमिटेड प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का, ड्यूरिंग द ईयर उसने नेचुरल गैस सेल की है 20,50,000 की एक पार्टनरशिप फर्म को, उसने इनकर किया है 2 लाख रुपया फ्रेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। इट रेज द इनवॉइस एंड क्लियरली बाइफरकेटेड द वैल्यू ऑफ गैस एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो बताओ टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा तो किसका कटेगा, कैसे क्या होने वाला है? कटेगा टीडीएस, ओके कटेगा। कितने अमाउंट पे कटेगा? सिर्फ 2 लाख पे कटेगा। कितना परसेंट से कटेगा? 2% से कटेगा, 1% से कटेगा, 2% से कटेगा, कितने से कटेगा? पैसा कौन पे कर रहा है? पार्टनरशिप फॉर्म, एक्स लिमिट। खैर दोनों ही इंडिविजुअल नहीं है तो बात ही खत्म, 2% ही होने वाला है। दोनों में से अगर एक इंडिविजुअल होता तब सोचना पड़ता, जब दोनों इंडिविजुअल ही नहीं है तो फिर 2% ही रहने वाला है दोनों ही सिनेरियो में, तो 2% से कटेगा। अच्छा, बट इन्होंने बोला है टीडीएस प्रोविजन अंडर 94 नॉट एप्लीकेबल ऑन कंपोनेंट ऑफ गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेबल बाय हवा कंपनी टू एक्स लिमिटेड। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हम एक चार्ट भूल गए, क्या लिखा है? नो टीडीएस। जब मिस्टर ए से मैंने गैस परचेज किया, मिस्टर ए ने मेरे को गैस भिजवा दिया, बिल में भले ही सेपरेटली मेंशन्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टीडीएस नहीं आएगा बिकॉज दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। हाउएवर अगर थर्ड पर्सन से लिए होते तो आता टीडीएस। समझा डिफरेंस दोनों में? इसीलिए क्वेश्चन करना जरूरी है, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है?
इसीलिए क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। चलो आगे बढ़ते, खत्म यहाँ पे पूरा। तो हम थे एक बहुत बड़े सेक्शन में जो कि था 194 सी। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी आप लोग को अभी लगे हाथों दिखा दे रहा हूँ। 194 जे 194 सी एक साथ आता है, ठीक है। कब एक साथ आता है? जब कंफ्यूजन होता है उसमें। कैसे कंफ्यूजन होता है आओ दिखाता हूँ। 194 जे पूरा हो गया क्या? नहीं, पूरा नहीं हुआ, उसमें कुछ पोर्शन है जो अपने बाद में करेंगे, टीपीए वगैरह से रिलेटेड और स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड, वो अभी नहीं करेंगे। कहाँ गया? हाँ, ये देखो, पेमेंट हमने किया 5 लाख का जेसीपी एंड कंपनी को, जो कि जेसीपी एंड कंपनी ने पेमेंट किया है पिंगू इवेंट्स कंपनी को, ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कंपटीशन, जो भी ये नाम है उस नाम से। तो इस सिनेरियो में याद रखना, अब ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, ठीक है, लुक्स लाइक अ प्रोफेशनल सर्विस, इट इज अ प्रोफेशनल सर्विस दैट इज गिवन बाय पिंगू इवेंट प्राइवेट लिमिटेड, इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस दे रहा है वो मेरे को। बट एक सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन है, और वो बोलता है कि ये जो अपने जो सर्विस दे रहे हैं ये 194 जे में नहीं आएगा, इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस। इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस जो है वो आएगी 194 सी में, वो आएगी 194 सी में, ठीक है। नीचे नोट्स में लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, नोट्स में कंपाइल किया हुआ है। इवेंट मैनेजमेंट की जो सर्विस है, वो जो सर्विस होती है वो सर्विस 194 जे में नहीं आएगी, वो आएगी 194 सी में, ठीक है। याद रखना इस पॉइंट को, नीचे लिखे हैं वैसे कंपाइल किया हुआ है। Okay, we have done almost all the question, completed this. Okay. सो एक ही चीज अपने सीखे, हमने सीखे कि जो इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस है वो किस में आने वाली है, वो आने वाली है अपनी 194 सी में, वो 194 जे में नहीं आएगी। अब आते हैं ऊपर, ऊपर अपने काफी सारे पॉइंट छोड़ दिए थे, रीजन बिंग की ये पेंडिंग था अपना। तब एक एक करके हर एक पॉइंट को टच करते हैं। पेमेंट मेड टू कोल्ड स्टोरेज ओनर, ये अपने पेज नंबर 5 में 194 आई में। 194 आई में याद करो, मैंने बोला था वेयर हाउसिंग चार्जेस पे किया तो 194 आई लगेगा, बट कोल्ड स्टोरेज का वेयर हाउसिंग चार्जेस पे किया तो 194 सी लगेगा। अब यहाँ क्यों लगेगा समझ में आ गया होगा, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, बट इसको सेपरेटली बाइफरकेट कर दिया गया है कि वेयर हाउसिंग चार्जेस 194 आई, कोल्ड स्टोरेज वाला 194 सी में जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट एक था। दूसरा पॉइंट था अपना एयरपोर्ट वाला। जल्दी बताओ ये क्या है? सर फिश है। फिश नहीं है यार, एरोप्लेन है। क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, ये एरोप्लेन है, और ये क्या है? एक एयरपोर्ट है। अब एयरपोर्ट है और एरोप्लेन है, जब भी एरोप्लेन एयरपोर्ट पे रहता है ना तो उसको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, कुछ चार्जेस उसको उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए पे करने पड़ते हैं। तो वो चार्जेस होंगे उससे रिलेटेड अपने पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कोई भी फिक्स चार्ज जो एयरपोर्ट अथॉरिटी फॉर लैंडिंग एंड पार्किंग फैसिलिटी लेता है, तो that are not just for use of land but number of service provided by airport, hence it cannot be treated under 194I, वो आता है 194C में। यानी जब एक प्लेन एयरपोर्ट पे होता है तो उसको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं जिसको बोलते हैं फिक्स चार्जेस। तो वो चार्जेस जो होते हैं ना वो सिर्फ पार्किंग के लिए नहीं है, वो चार्जेस नंबर ऑफ सर्विस है, क्योंकि एक प्लेन जब एयरपोर्ट पे होता है उसको काफी सारी सर्विसेज लगती रहती है, तो सारी सर्विसेज के चार्जेस है। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये 194 सी में आएगा, 194 आई में नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज नॉट कि तुमने वो रेंट पे ले लिया जगह, वहां पार्क कर लिया इसलिए पैसे दे रहे हो, नहीं नहीं, तुम बहुत सारी सर्विसेज का मिला के पैसे दे रहे हो, इसीलिए वो 194 सी में आएगा, 194 आई में नहीं आएगा। अब क्या होता है, पैसेंजर सर्विस फीस के बारे में सुना होगा कि पैसेंजर सर्विस फीस चार्ज होती है, ठीक है। पैसेंजर सर्विस फीस जो होती है ना वो क्यों होती है? अब मान लो तुम एयरपोर्ट पे जाते हो, ठीक है। एयरपोर्ट कैसा होता है? मस्त मक्खन, एकदम साफ सुथरा, सब कुछ मस्त मस्त होता है वहां पे। तो जो मस्त मस्त वहां पे होता है उसके खर्चे लगते हैं, ठीक है। वो खर्चे कहाँ से आते हैं? वो खर्चे वो हम ही लोग से लेते हैं। तो हम लोग से वो खर्चे लेते हैं, अगर हम लोग नहीं देते तो फिर वो खर्चे कहाँ से लेते हैं?
जो तुम्हारी एयरलाइन कंपनीज है उससे लेते हैं। तो एयरलाइन कंपनी उसके खर्चा उठाती है और एयरलाइन कंपनी इनडायरेक्टली हम ही लोग से वसूलती है। तो एयरलाइन कंपनी जो उस चीज का खर्चा उठाती है तो वो किस लिए होता है? साफ सफाई, मेंटेनेंस, हर चीज के लिए होता है। तो बोलते हैं जो पैसेंजर सर्विस फीस होती है ना, उस पे कोई भी टीडीएस नहीं आएगा, उस पे कोई भी टीडीएस नहीं आएगा। तो पैसेंजर सर्विस फीस पे कोई भी टीडीएस नहीं आता है। और कोई पॉइंट? ये रेट वाला पॉइंट तो बाद में करेंगे। ये हो गया सारे पॉइंट्स कवर। यस, सब कवरेज कर लिए हम लोगों ने। अब आते हैं 194M में। एम, ओके। अब एक चीज याद रखना, ठीक है। 190C इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट, 194H इज फॉर कमीशन, 194J इज फॉर हम लोग का सेक्शन प्रोफेशनल फीस। ये तीनों सेक्शन में इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसका टर्नओवर क्रॉस नहीं कर रहा है 1 करोड़ और 50 लाख, उसको बाहर रखा हुआ है। करेक्ट सर, आई में भी तो बाहर रखा, आई में जिसको बाहर रखा उसको आईबी में कवर कर लिया। अब जिनको नहीं कवर किया गया सी, एच और जे में, वो इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन या प्रोफेशनल फीस पे करते हैं किसी रेसिडेंट को, और वो पेमेंट जो होता है दैट इज मोर देन 50 lakhs पर एनम, तो 5% से टीडीएस कटेगा। ओके, एक क्वेश्चन पूछूंगा मस्त वाला, मेरे को बताना। द क्वेश्चन इज कि मान लो एक प्रोफेशनल फीस अगर हम पर्सनल पर्पस के लिए पे करते हैं तो 194J आएगा क्या? इंडिविजुअल एचएफ अगर पे करता है पर्सनल पर्पस के लिए तो नहीं आएगा। पर क्या 194M आएगा क्या? हाँ जी आएगा। जो इंडिविजुअल एचयूएफ वहां कवर नहीं है वो यहाँ कवर होंगे। सी में किसी भी रीजन से अगर आउट है, सी में, एच में, जे में, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाला घर बनवाते हैं पर्सनल रेसिडेंशियल, तो उसमें इंडिविजुअल एचयूएफ पर्सनल 194C नहीं आता है, ठीक है, पर्सनल एग्जाम इंक्लूड नहीं होता है। बट अगर तुम घर बनवा रहे हो और वो घर 50 लाख से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट का है तो 194M आएगा। तो 194M कहाँ आता है? जहां सी, एच और जे इंडिविजुअल एचएफ, ओनली फॉर इंडिविजुअल एचएफ बाहर है जहां से, उसके लिए आएगा। और रेट क्या है? 5% का रेट है, छोटू सा रेट है 5%। क्वेश्चन 8 पेज नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे को बताना, यहाँ पे 21-22 कर देना, यहाँ पे भी 21-22 कर देना, छोटू सा करेक्शन है। चलो, एक इंडिविजुअल है जिसका रिटेल बिजनेस है और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका 2.5 करोड़ है। तो क्या एक स्पेसिफाइड एसएससी है क्या? हाँ जी, स्पेसिफाइड एसएससी। इंडिविजुअल 2.5 करोड़ से ज्यादा है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, तो स्पेसिफाइड एसएससी हो गया। अब इसने कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया है रिपेयर ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट तो जनरली किस में आता है? 194C में आता है। बट पर्सनल प्रॉपर्टी इंक्लूड होता है क्या उसमें? नहीं, पर्सनल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होता है। पर्सनल प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, सॉरी, पर्सनल पर्पस, पर्सनल पर्पस इंक्लूड नहीं होता है, तो वो वहां पे तो नहीं आएगा। तो 194M में आएगा क्या? हाँ जी। बट 194M में लिमिट कितनी है? 50 लाख, और यहाँ पे क्या है? 5 लाख। तो however 194M में वो आता, बट इट इज नॉट अट्रैक्टेड बिकॉज द एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट इज डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। दैट्स इट, सिंपल। अब नीचे वाला सेकंड वाला बताओ, पेमेंट ऑफ कमीशन 80,000। कमीशन क्या? हाँ हाँ मैं कमीशन लेता हूँ। 194H स्पेसिफाइड एसएससी है तो एच में ही कवर कर लेंगे। एम में जाएंगे क्या? नहीं, क्यों जाएंगे एम में? जब वो एच में कवर हो रहा है तो एच में कवर करेंगे ना। 15,000 से ज्यादा है, हाँ जी 15,000 से ज्यादा है। कितना है? 80,000 है, और उसका टर्नओवर भी एक्सीड करा तो स्पेसिफाइड 15,000 से ज्यादा। कितना परसेंट टीडीएस? ओहो भूल गए, 5%। वेरी गुड, 5%। सारे कमीशन पे 5% है, पता है। इंश्योरेंस वाला भी 5% है, लॉटरी वाला भी 5% है, और कमीशन वाला भी 5% है। सारे कमीशन 5% पे ही है। अब आते हैं हम लोग 194N में। अगर कैश विड्रॉ हम लोग करते हैं 1 करोड़ से ज्यादा, अब कैश विड्रॉ कहाँ से करते हैं? बैंक से करते हैं, पोस्ट ऑफिस से करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से कर सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक से कर सकते हैं।
तो अगर अपने बैंक से 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉ करते हैं, तरीका है क्या, हो जाएगा, मल्टीपल रिवीजन करो, हो जाएगा, आधा से ज्यादा तो अभी हो जाएगा, टेंशन मत लो। डिडक्टर है, और अभी एक चार्ट भी तुम लोग से बनवाऊंगा, तुम लोग भी थोड़ा मेहनत करोगे तब लर्न कर पाओगे। अब अगर हमने बैंक से या पोस्ट ऑफिस से या कोऑपरेटिव बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं एंड दैट विड्रॉल अमाउंट इज मोर देन 1 करोड़ पूरे साल में, पूरे साल में अगर मोर देन 1 करोड़ है तो टीडीएस कटेगा मेरा उस विड्रॉल पे। इसीलिए बैंक से 1 करोड़ से ज्यादा रुपया निकालोगे तो टीडीएस कटेगा। सर 1 करोड़ क्या बोल रहे हैं, 1 करोड़ तो है ही नहीं हमारे बैंक अकाउंट में, वो तो मेरे भी नहीं है, फिर भी पढ़ रहे हैं, आ जाओ। कितना रेट से कटेगा, तो एक है नंबर 1 इंडिविजुअल, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। पहले अदर्स का रेट लेते हैं। 1 करोड़ के ऊपर जाने से 2% से कटेगा। अब इस साइड में आते हैं, कोई ऐसा पे, ठीक है, इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं लिखा है, कोई भी पे, यानी जो पैसा विड्रॉ कर रहा है, अगर उसने रिटर्न नहीं लगाए हैं 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के, बट वो 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिनका आईटीआर का डेट चला गया है, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द करेंट प्रीवियस ईयर। अपना करेंट प्रीवियस ईयर है 22-23, ठीक है। अपना प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कौन सा है, बोलो, 21-22। और 21-22 का रिटर्न का डेट क्या होता है, जनरली जुलाई, ठीक है। तो वो ईयर स्टार्ट होने से पहले तो एक्सपायर हुआ नहीं था, ईयर स्टार्ट होने के बाद एक्सपायर होगा ना, तो उस ईयर को छोड़ देना है, उसके पीछे के 3 ईयर लेने हैं। यानी एग्जाम पर्पस के लिए प्रीवियस ईयर 18-19, प्रीवियस ईयर 19-20, प्रीवियस ईयर 20-21। अगर ये तीनों प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के रिटर्न हमने नहीं लगाए हैं तो कितना टीडीएस कटेगा। अगर हम 20 लाख से 1 करोड़ रुपया विड्रॉ कर रहे हैं तो 2%, 5 लाख से 1 करोड़ रुपया, मतलब सॉरी 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉ कर रहे हैं तो 5%। ओके, अब यहाँ पे एक चीज तुम लोग लिख लेना, इसमें 1 करोड़ के ऊपर जाने से 1 करोड़ माइनस करके, यानी डिफरेंशियल अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। सिमिलरली 20 लाख वाले के केस में जो डिफरेंशियल अमाउंट है उस पे टीडीएस कटेगा। सेम लाइक डीए, जो डीए में अपने नहीं करते थे, माइनस करते थे प्रीमियम, उसी टाइप से। तो यहाँ पे 1 करोड़, जैसे 1 करोड़ 1 रुपया, तो 1 करोड़ 1 रुपए पे नहीं कटेगा, 1 रुपए पे कटेगा, ठीक है। अब देखो रेट कैसे लर्न करना है, बहुत सिंपल है। 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉल करोगे बैंक से, 2% से टीडीएस कट जाएगा। बट तुम एक ऐसे ढीठ बंदे हो, कि तुमने 3 साल का रिटर्न नहीं लगाया। कौन से 3 साल का, 18-19, 19-20, 20-21, अगर इसका रिटर्न नहीं लगाया तो तुम्हारे लिए लिमिट हो जाएगी 20 लाख की। अगर तुमने 20 लाख से 1 करोड़ का विड्रॉ किया है, जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है उसका 2% से टीडीएस कटेगा, और 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉ किया है तो जितना भी डिफरेंशियल अमाउंट है 5% से टीडीएस कटेगा। ये टीडीएस कौन काटेगा, बैंक काटेगा, क्योंकि बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे तो बैंक काटेगा इसका टीडीएस। तो बैंक काटेगा इसका टीडीएस। तो एक चीज यहाँ लिख लेना, पर डिडक्टर। पर डिडक्टर मतलब क्या होता है, समझ लो एचडीएफसी बैंक से मैंने विड्रॉ किया 50 लाख, फिर मैंने आईसीआईसीआई बैंक से विड्रॉ कर लिया 60 लाख, तो 1 करोड़ तो क्रॉस हो गया, बट टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि बैंक वाइज देखना है। एक बैंक से तो लेस देन 1 करोड़ ही विड्रॉ किया ना, तो टीडीएस नहीं कटेगा अपना। तो ये पर डिडक्टर या पर बैंक भी बोल सकते हैं। ओके, ये एप्लीकेबल किसको नहीं है, जो विड्रॉ कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, पेई की बात कर रहा हूँ। जो विड्रॉ कर रहा है रुपया, अगर वो गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो बैंक से पैसा निकालती है अपने खर्चे के लिए, बार बार थोड़ी ना एक हाथ से टीडीएस काट के एक हाथ में थोड़ी देगी वो, तो टीडीएस नहीं है। एक बैंक दूसरे बैंक से तो ट्रांजैक्शन करता ही करता है, तो उसमें तो कभी भी टीडीएस लगा ही नहीं सकते, वरना एडमिन नहीं हो पाएगा ठीक से बैंक। तो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, व्हाइट लेबल एटीएम, आरबीआई नोटिफाइड मनी चेंजर, और भी बहुत लंबी लिस्ट है, अपने लिए 6 लोग काफी है, ठीक है। बैंक, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, व्हाइट लेबल एटीएम, आरबीआई नोटिफाइड मनी चेंजर्स, तो इन लोग को एप्लीकेबल नहीं होता है। 194N का कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन फ्रेम किया है, बताता हूं। चलो पहले ये वाला बताओ, इफ a person withdraw 99 lakhs in aggregate of the financial year and next time an amount of 1.5 लाख is withdrawn, तो कितना से टीडीएस कटेगा। और ये अच्छा बंदा है, मतलब रिटर्न फिटन लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, नॉर्मल है, ये अदर वाला केस है। तो बताओ क्या होगा, 50,000। ओके, तो टोटल विड्रॉल एक बैंक से कितना हो गया, 1,50,00,000। 1 करोड़ के बियॉन्ड वाले पे जाना है अपने को, तो अपने क्या करेंगे, 50,000। 50,000 पे कितना का रेट लगाएंगे, जल्दी बताओ, 2% का रेट लगाएंगे, इतना टीडीएस कट जाएगा, ठीक है।
यानी अगर मैं बोलूँ तो 1,50,00,000 माइनस जो भी अपना टीडीएस का आएगा अमाउंट, वो अमाउंट आएगा, करेक्ट। बट अपने तो 199 लाख पहले ही विड्रॉ कर लिया, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, सिर्फ 50,000 में से वो टीडीएस का अमाउंट कटेगा। समझ रहे हो? ऑब्वियसली ना, काटने जितना अमाउंट होगा तभी पुराने पे थोड़ी जाके टाइम मशीन यूज करके काटेगा, जो ऑलरेडी विड्रॉ कर रहे हो उसमें काटेगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर मान लीजिए विड्रॉ कम कर रहे हैं और टीडीएस ज्यादा है, तब कैसे कटेगा? तो भैया तुम्हारा अकाउंट है उसके पास, वो तुम्हारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा। वो बैंक है, उसके पास तुम्हारा सब कुछ है, तो तुम्हारे अकाउंट से माइनस कर देगा वो अमाउंट को, भले तुम विड्रॉ करो नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 करोड़ के ऊपर क्रॉस हुआ और मान लो जैसे 1,01,000 रुपया हुआ, 1,000 पे टीडीएस आएगा, बट 1,000 पे जैसे मान लो ऐसा कुछ फिगर आ रहा है कि जितना तुम विड्रॉ कर रहे हो पर टीडीएस अमाउंट ज्यादा है, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, उस सिनेरियो में वो तुम्हारे बैंक से डिडक्ट कर लेंगे, यानी इन शॉर्ट वो तुम्हारे नाम पे गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे। हालांकि वैसा होगा नहीं। चलो ये वाला बताओ, एक्सिस बैंक 60 लाख, एसबीआई 50, आईसीआईसीआई 10 लाख, टीडीएस कटेगा क्या? अरे 1 करोड़ क्रॉस हो रहा है, तभी नहीं कटेगा। यस, नीलाक्षी बोल रही है यस। नहीं, नहीं कटेगा, बैंक वाइज देखना है। अगर इसका 1 करोड़ क्रॉस होता तो सिर्फ ये काटता, जिसका क्रॉस होगा बस वही काटेगा। बैंक वाइज देखना है, टोटल नहीं देखना है। चलो, विड्रॉल हमने किया है सेविंग अकाउंट, सेम बैंक का केस है, सेम बैंक है, एक में मेरा, उसी में मेरा सेविंग भी है, उसी में मेरा करंट भी है। सेविंग से मैंने विड्रॉ किया है 10 लाख का, करंट से मैंने विड्रॉ किया 1 करोड़ का, कटेगा क्या? हाँ जी कटेगा। बैंक वाइज देखना है तो दोनों ही इंक्लूड करेंगे। तो कितना पे कटेगा? 10 लाख पे कटेगा क्या? 2% से कटेगा। ओके, 10 लाख से 2% से कटेगा, परफेक्ट। क्या बात है, क्या बात है। ओके, और तो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसके। लास्ट 2 टर्म पहले ही आया ना ये, इसीलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आ जाओ। ये हो तुम, चलो तुम क्या, हम ही बन जाते हैं। ये है हम। अब मेरे को शॉपिंग करने का मन हुआ, अब मेरे को शॉपिंग करने का मन हुआ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है जाने का, मेरे तो क्लासेस है, वो भी दो दो, सुबह शाम, तो पढ़ना भी पड़ता है, चार्ट भी बनाना पड़ता है, बहुत काम है मेरे पास, तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा फ्लिपकार्ट पे। मैं गया फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट पे मैं गया, मैंने ऑर्डर प्लेस किया। मिस्टर ए वहां पे सेल करते हैं, तो मिस्टर ए सेल करते हैं वहां पे, मिस्टर ए का प्रोडक्ट मैंने किया ऑर्डर, फ्लिपकार्ट ने मेरे को ऑर्डर भिजवा दिया। मैंने फ्लिपकार्ट को पेमेंट कर दी, मान लो मैंने पेमेंट कर दी 50 लाख। 50 लाख की शॉपिंग कर ली आपने? हाँ, 50 लाख की शॉपिंग कर ली मैंने। तो 50 लाख की पेमेंट मैंने की इसको। अब फ्लिपकार्ट जब मिस्टर ए को वो पैसा ट्रांसफर करेगा अपना कमीशन काट के, तो वो क्या करेगा, 50 लाख पे 1% का टीडीएस डिडक्ट कर लेगा, 1% का टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। सेक्शन नंबर है 194O, लास्ट टर्म का अमेंडमेंट है, सो इट इज इंपॉर्टेंट दिस टाइम। ठीक है, चूंकि वो पुराने अमेंडमेंट ज्यादा पूछते हैं। तो अगर कोई भी बंदा फ्लिपकार्ट, मतलब फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर, फ्लिपकार्ट मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर, कोई भी अमेजोन वगैरह कुछ भी, अगर उसमें रजिस्टर्ड है एंड उसके थ्रू सेल कर रहा है गुड्स और सर्विस, दोनों दोनों में से कुछ भी, तो जब भी फ्लिपकार्ट या ई कॉमर्स ऑपरेटर उसको पेमेंट करेगा, जो सेलर है, तो वो 1% टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। अब ये 1% अमाउंट किस चीज का काटेगा, तो याद रखना 1% अमाउंट में आपको कमीशन जो है वो इंक्लूड कर लेना, कमीशन काट के किया होगा पेमेंट, ठीक है, तो उसको इंक्लूड कर लेना वापस से। मान लो अगर 15% कमीशन काटा है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 85% करेंगे या 0.85, तो उससे 100% अमाउंट आ जाएगा अपने पास, उसका टीडीएस कटेगा अपना 1% करके। देखो, व्हेन मेकिंग अ पेमेंट ऑफ क्रेडिट टू रेसिडेंट सेलर, फ्लिपकार्ट डिडक्ट करेगा 1% ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द सेल। फ्लिपकार्ट या ई कॉमर्स ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है इसमें। अगर कस्टमर डायरेक्टली पे कर देता है रेसिडेंट सेलर को, तो भी फ्लिपकार्ट को डिडक्ट करना पड़ेगा टीडीएस उसको। जब सेलर है, एक बार थोड़ी आएगा, वो तो सेलर उसके पास रजिस्टर्ड ही है ना, रोज ट्रांजैक्शन होता है, तो किसी और पेमेंट से उसका डिडक्ट करके जमा करवा देगा, बाद में अकॉर्डिंगली बुक एडजस्टमेंट कर लेगा। बट जो सेलर है
अब देखो छोटे छोटे लोग भी तो सेलर है ना वहां पे, तो उनको भी तो सपोर्ट करना है ना गवर्नमेंट को, तो उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका ग्रॉस सेल इज अप टू 5 लाख ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, सिर्फ 5 लाख तक का ग्रॉस सेल है जिसका, और वो इंडिविजुअल एचयूएफ है और उसने अपना पैन और आधार नंबर दिया हुआ है, तो उसका टीडीएस नहीं काटेंगे, तो उसका टीडीएस नहीं काटेगा, फ्लिपकार्ट अमेजोन उसका टीडीएस नहीं काटेगा। ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का एप्लीकेबल है, यानी अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस में किसी वेबसाइट के थ्रू दे रहा हूँ, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रहा हूँ, तो वो भी इंक्लूडेड है, उसमें भी 194 ओ से टीडीएस कट जाएगा, उसमें भी 194 ओ से टीडीएस कट जाएगा। समझते हैं, घबराओ मत, अभी इधर आओ, पहले एक और एग्जांपल देखते हैं। पॉलिसी बाजार का सबने नाम सुना हुआ है, ठीक है, एलआईसी तो नहीं है, मान लो एचडीएफसी है, ठीक है, एचडीएफसी की इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे रजिस्टर्ड थी, मुझे लेनी थी, मैं गया, मैंने परचेज कर लिया, मैंने परचेज किया, इनिशियली मेरे को 1000 रुपीज पे करना पड़ा। पॉलिसी बाजार इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर या सिटीजन ई कॉमर्स ऑपरेटर, एचडीएफसी रेसिडेंट है, यहाँ पे रजिस्टर्ड है, ठीक है, पॉलिसी बाजार में। जब मैंने परचेज किया तो मैं पॉलिसी बाजार को दूंगा, पॉलिसी बाजार इसको पेमेंट करेगी, तो जब इसको पेमेंट करेगी तो 1000 का 1% डिडक्ट करके पेमेंट करेगी। दिस इज फर्स्ट ईयर। अब जो इंश्योरेंस होता है वो 1 साल के लिए तो होता नहीं है, वो तो मल्टीपल ईयर्स के लिए होता है। अब सब्सिक्वेंट ईयर में तो वापस से हम पॉलिसी बाजार में नहीं जाएंगे ना, हम तो डायरेक्टली एचडीएफसी को ही पेमेंट करेंगे। अब एक बार परचेज कर लिया उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट होता है, जब मान लो पॉलिसी बाजार के थ्रू भी पेमेंट हो रहा है, तो इस वाले केस में तो उसी पॉलिसी का कंटिन्यूएशन हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी कोई न्यू पॉलिसी में परचेज किया, मैंने तो उसी को परचेज किया और उसी का पेमेंट कर रहा हूं। तो बोलते हैं अगर सब्सिक्वेंट ईयर में अगर पॉलिसी बाजार का कोई रोल नहीं है तो सब्सिक्वेंट ईयर में वापस से टीडीएस नहीं काटेगा पॉलिसी बाजार, सिर्फ फर्स्ट ईयर में एक बार काट दिया तो काट दिया। अब ऐसा थोड़ी है कि 10 साल की पॉलिसी है तो 10 साल तक टीडीएस ही कटे जा रहा है, नहीं, वैसे नहीं होगा, एक बार कटेगा बस, बार बार नहीं कटेगा। देखो, इफ एन इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर इन द ईयर फॉलोइंग द फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर छोड़ के, so is not required to deduct TDS under 194O for those years. However, in accordance with the applicable provision of the Act, the insurance company is required to deduct TDS for any commission. Commission अगर कोई पे कर रहा है तो उसके लिए TDS कटेगा, that's a different thing. But other than that, 194O में TDS नहीं कटेगा। ये किसको एप्लीकेबल नहीं है, ये सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज जो कि स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेड हो रहे हैं उसको एप्लीकेबल नहीं होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो कि ट्रेडेड होता है थ्रू पावर एक्सचेंज उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। हाँ, वियर्ड नाम है, ऑटोमेटिकली एग्जाम में लर्न हो जाएगा, अगर आएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये नॉन एप्लीकेबिलिटी में था, क्योंकि थोड़ा दोनों ही वियर्ड नाम है, दोनों नहीं, सेकंड वाला तो सबसे ज्यादा वियर्ड है, पावर एक्सचेंज के थ्रू अगर ट्रेड हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, समझा। ये भी नया सेक्शन था, लास्ट टाइम आया था, तो जो इसके एक मस्त एग्जाम्पल करते हैं जिससे काफी कुछ सीखने मिलेगा। एबीसी लिमिटेड, पीबीसी, XYZ, PQR लिमिटेड, 4 है, 1 2 3 4, ये 4 लोग ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स है, सप्लाई करते हैं गुड्स इंडिया में थ्रू ईबे, ईबे के थ्रू हम लोग सप्लाई करते हैं, जो कि ईबे लिमिटेड मैनेज करता है। अब 194 वो लगेगा कि नहीं ये चेक करना है, तो सबसे पहले आते हैं केस नंबर 1 पे, ये ईयर इग्नोर करना, ठीक है, पुराने एग्जांपल से। एबीसी लिमिटेड सेल करता है गुड्स 44 लाख का ईबे के थ्रू, ईबे ट्रांसफर करता है 37.4, क्यों, उसने जीएसटी अमाउंट और क्या कमीशन 15% काट लिया, जीएसटी अमाउंट एक्सक्लूडिंग है, ये 44 इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो अपने को तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अपने को एक्सक्लूडिंग जीएसटी ही चाहिए होता है, जीएसटी पे टीडीएस नहीं करता है, तो ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी दिया है, बट दिस इज आफ्टर 15% कमीशन। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको ग्रॉसअप करेंगे, पर ग्रॉसअप मत करना क्योंकि ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है 44 लाख का, ठीक है, एक्चुअल प्राइस दी हुई है अपने को 44। अब क्या होगा, अरे 37.4 को भी अगर 0.85 से डिवाइड करते हैं तो 44 ही आता है, सेम फिगर आएगी, ठीक है। अब 44 का 1% से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा क्या,
हाँ जी, 1% से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, सिंपल है। सेकंड केस में आते हैं। द अबव पेमेंट इज मेड बाय ईबे इन 3 इंस्टॉलमेंट, 19,55,000, 765 एंड 10,20,000 in the books of eBay Limited on 31st March. Actual payment is made through RTGS on इतना, उससे फर्क नहीं पड़ता, 31st मार्च तक पेमेंट हो चुका है तो अपने को टीडीएस काटना होगा। कैसे काटेंगे टीडीएस, बताओ मेरे को। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ईबे 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा है, तो चलो एक बार टोटल भी कर लेते हैं। 19.55 प्लस 7, कैलकुलेटर चलाओ बच्चों, 7.65 प्लस 10.2 कितना आता है? 37.4। यानी ये जो पेमेंट है दिस इज आफ्टर कमीशन, और अपने को बिफोर कमीशन का अमाउंट चाहिए, तो अपने क्या करेंगे, हर अमाउंट को 0.85 से डिवाइड करेंगे, तो अपने को 100% का अमाउंट पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला मैं करूं तो 19.55 डिवाइड बाय 0.85 जो कि आता है 23 लैक्स, करेक्ट। हाँ, टोटल 44 आएगा, बट हर, जैसे 1 जनवरी को पेमेंट किया तो 1 जनवरी को 1% कटेगा, 1 मार्च को किया उसका 1% कटेगा, और तुम्हारा जो भी डेट में किया लास्ट अमाउंट में 31 मार्च को किया उसका 1% कटेगा। बट उसके लिए पहले ग्रॉस अप करना होगा। 23 का 1% करेंगे तो कितना आएगा? 23,000। तो फर्स्ट वाले के लिए आया 23,000, नेक्स्ट वाले के लिए कितना आएगा? 90,000। हाँ जी, 90,000 आया, और लास्ट वाले के लिए कितना आएगा? लास्ट वाले के लिए कितना आया? 12,000। परफेक्ट, ठीक है, समझ गया सब कैसे आया? तो ये देखो इसका कैलकुलेशन, पहले नेट अमाउंट लिखा था, फिर उसको ग्रॉसअप किया। ग्रॉसअप किस चीज से किया? सिर्फ कमीशन वाले अमाउंट से, जीएसटी तो लेते ही नहीं है, और जीएसटी एक्सक्लूड करके ही फिगर दिया हुआ था अपने को। तो अपने इसको ग्रॉसअप किए, 1% मारे, ग्रॉसअप किए 1% मारे, ग्रॉसअप किए 1% मारे, टोटल देखो 44,000 आ जाएगा अपने आप ही। अब आते हैं केस 3 की तरफ। In case 2, assume the e-commerce participant is not ABC Limited but Mr. A an individual. तो कोई चेंजेस होगा या क्या होगा बताओ? नो चेंज, सेम आंसर, सेम आंसर, ओके। अब केस 4 बताओ। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर मिस्टर बी, इंडिविजुअल ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, सप्लाई करता है सर्विस, एग्रीगेट वैल्यू सर्विस की है 4,50,000, ईबे के थ्रू करते हैं। बीबीसी has furnished his PAN number to eBay Limited. Now tell me one thing, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। नो टीडीएस, वेरी गुड, लेकिन पहले एक चीज समझते हैं। देखो सर्विस दे रहा है, तो सर्विस भी इंक्लूड है क्या 194 रो में? हाँ जी, सर्विस भी इंक्लूड है, ई कॉमर्स के थ्रू दे रहे हैं। इंडिविजुअल दे रहा है, अब इंडिविजुअल को मैंने क्या बोला था, कुछ कुछ इंडिविजुअल है जिनको अपने को सहायता करनी होती है, जिनका हेल्प करना होता है, उनका हेल्प हम कैसे करेंगे? जिसका भी 5 लाख से कम है ग्रॉस सेल, उसके लिए ये टीडीएस एप्लीकेबल नहीं करवाएंगे, प्रोवाइडेड वो पैन नंबर दे दे ई कॉमर्स ऑपरेटर को। तो इन्होंने दे दिया है तो नहीं एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट वाले केस में क्या होता है? ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर XYZ एक इंडिविजुअल है, सप्लाई करता है गुड्स, एग्रीगेट वैल्यू इज एग्जैक्टली 5 लैक्स, यानी ग्रॉस सेल इज एग्जैक्टली 5 लैक्स। अब क्या होगा? टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? नो 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 नो, ठीक है, वेरी गुड। एक चीज याद रखना, टीडीएस चैप्टर में सबसे ज्यादा गेम ये एग्जैक्ट वाले फिगर पे ही आता है। जब एग्जैक्ट फिगर आ जाता है ना, फिर कंफ्यूजन होने लगता है, क्या था, मोर देन था, लेस देन था, क्या था। इसलिए इसको अच्छे से लर्न कर लेना हर सेक्शन में, ठीक है? हर सेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एग्जैक्ट वाला फिगर। ओके, ये ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल यहाँ लिखा है, तुम लोग चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो एक्सक्लूडिंग तुम्हारा क्या बोलते हैं, दैट कमीशन, एक्सक्लूडिंग कमीशन एंड एक्सक्लूडिंग तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, जीएसटी। एक्सक्लूडिंग कमीशन नहीं, मतलब यहाँ पे लिखना है डोंट इंक्लूड कमीशन, ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब कमीशन के अलावा, कमीशन माइनस करने से पहले, अपनी लैंग्वेज में लिख लो जैसे लिखने का है, कमीशन माइनस करने से पहले का फिगर चाहिए। क्या हुआ मेगा? वेट, क्या हुआ? सर इंक्लूडिंग कमीशन होगा ना? हाँ, मतलब कमीशन वाला पोर्शन माइनस मत करना, ऐसा लिखने का। चलो, वेरी गुड, इंसिडेंट भी समझ में आ गया।
क्वेश्चंस डन। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए अपने। ऑलमोस्ट हो ही गए। ठीक है, अब सेक्शंस नहीं कर रहे, थोड़े बहुत मिसलेनियस पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, नीचे वाले पॉइंट्स, पॉइंट्स में लिखे हैं जो पॉइंट्स, वो वाले पॉइंट्स करने जा रहे हैं अपने। ओके, सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन नंबर 197। लर्न करना है नंबर, चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इसमें बोलता है जो रेसिपेंट ऑफ इनकम है वो चाहे तो एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है एओ को, जिसमें वो अपना पैन वगैरह देगा और उसमें लिखेगा कि हे एओ, मेरे को एक ऐसा सर्टिफिकेट दो और उस सर्टिफिकेट की वजह से मेरा लोअर या नील रेट ऑफ डिडक्शन आए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जाएंगे और हम जाके जमा करेंगे फॉर्म 15G। हम जब फॉर्म 15G क्यों जमा करेंगे? क्योंकि हम बोलेंगे देखो एओ, मेरा टोटल इनकम ही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है, यानी हम 2.5 लाख से भी कम कमाते हैं, तो मेरा टीडीएस काट के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर तुम काट भी लोगे तो बाद में रिफंड ही करना पड़ेगा। तो अगर एओ सेटिस्फाइड होगा तो उसको वो सर्टिफिकेट दे देगा, वो सर्टिफिकेट ले जाके डिडक्टर को देगा और डिडक्टर उसका टीडीएस नहीं काटेगा या काटेगा कम रेट पे काटेगा, जो भी जैसा सर्टिफिकेट होगा वैसे काटेगा। सिंपल है। और 15H किसके लिए होता है? जो 60 ईयर्स के अबव होते हैं उनको 15H मिलता है, और उनको तब भी मिल सकता है अगर उनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस हो रहा है तब भी। तो याद रखना, सीनियर सिटीजन के लिए अबव बेसिक एग्जेम्पशन के लिए भी 15H मिलता है, और 15G तो सिर्फ लेस देन 60 वाले को मिलता है, तभी मिलेगा जब बेसिक एग्जेम्पशन या उससे कम है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है तुम याद रख लो, 2.5 लाख है यहाँ पे और यहाँ पे 3 लाख है बेसिकली, डिटेल में बाद में, अभी के लिए 2.5 लाख और 3 लाख है। ओके, अब टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है वो कब तक जमा करना पड़ता है? तो बोलते हैं अगर अप्रैल मंथ का सारा टीडीएस एक साथ डिडक्ट कर लो, फिर उसको नेक्स्ट मंथ के 7 तक जमा कर दो। सिमिलरली मई मंथ का सारा टीडीएस डिडक्ट कर लो और जून के 7 तक जमा करवा दो। ऐसे करते हुए हर मंथ का करना है। बस मार्च मंथ के लिए 30th अप्रैल है ड्यू डेट, मार्च मंथ के लिए 30th अप्रैल है ड्यू डेट। ठीक है, समझा? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कौन पे कर रहा है? ऑब्वियसली डिडक्टर पे करेगा। किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। 3 सेक्शन ऐसे है, 194 आईए, 194 आईबी, 194 एम। आईए कौन सा सेक्शन है? जल्दी बताओ, भूल गए, नहीं याद आ रहा है? अभी तो पढ़ा था, आज ही तो पढ़ा, वो प्रॉपर्टी वाला, इमोरल प्रॉपर्टी एचडीबी से कंपेयर करते हैं वो वाला सेक्शन। 194 आईबी कौन सा सेक्शन है? बड़े लोग का रेंट। 194 एम कौन सा सेक्शन है? 194 एम वही मिक्स सेक्शन है, जिसमें वो भी था, कमीशन था, प्रोफेशनल था, कॉन्ट्रैक्ट था, वो वाला सेक्शन। ये तीनों सेक्शन के लिए 30 दिन के अंदर रिटर्न लगाना पड़ता है फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड। रीजन बीइंग कि ये मतलब हर बार थोड़ी होगा, तुम घर थोड़ी हर रोज जाके खरीदोगे, तुम घर एवरीडे वाला काम थोड़ी है। तो इस सिनेरियो में इसमें बोला गया कि 30 डेज के अंदर तुमको लगाना है फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड। बाकी सब सेक्शन के लिए 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक लगा देना, सॉरी लगा देना बोलो, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है, 7th नेक्स्ट मंथ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है, और मार्च वाले मंथ के लिए 30th अप्रैल है। अब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न का क्या ड्यू डेट है? तो रिटर्न क्वार्टरली जाता है। रिटर्न क्यों लगाते हैं? अरे तुमने क्या क्या काटा है तुम जमा करवा दिया, गवर्नमेंट को एक रिटर्न भी तो दोगे ना, बताओगे भी तो लिख के कि इस परसेंट का काटा, इतना काटा। तुम तो जमा करवाए जा रहे हो, करवाए जा रहे हो, गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर नोटिंग भी तो आना चाहिए ना कि एग्जैक्टली तुमने एक क्वार्टर में कितना काटा है टीडीएस। तो क्वार्टरली रिटर्न जाता है, हर क्वार्टर का रिटर्न 31st ऑफ द नेक्स्ट मंथ जाता है, यानी अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, इसका जाएगा तुम्हारा 30th जुलाई तक, 31st जुलाई तक जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मार्च हर एक क्वार्टर का उसके नेक्स्ट मंथ के 31st तक जाएगा, बट जो लास्ट वाला क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च, इसका 31st मई तक जाता है। इसमें एक महीना एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, मार्च में देखो, मार्च में यहाँ पे भी अपने को एक बेनिफिट मिला है 30th अप्रैल तक, और रिटर्न में भी एक बेनिफिट मिला है 31st मई तक। ऐसा क्यों किया? अरे मार्च क्लोजिंग होता है ना, बुक्स वगैरह बंद करने पड़ते हैं, तो अकॉर्डिंगली टाइम लगता है थोड़ा सा एडजस्ट करने में, उनको भी पता है गवर्नमेंट को, इसीलिए मार्च वाले के लिए एक्स्ट्रा डेट दिया, एक्स्ट्रा टाइम दिया गया अपने को। डिडक्ट करना था, नहीं किए, क्या कर लोगे?
कुछ नहीं करेंगे, 1% पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ से तुम्हारा इंटरेस्ट लगा देंगे, लेट फीस भी लगता है, अभी इंटरेस्ट पड़ रहा है, लेट इंटरेस्ट लगा देंगे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। जिस दिन डिडक्ट करना चाहिए था वहां से लेके टिल द डेट ऑफ एक्चुअल डिडक्शन तक, जिस दिन डिडक्ट करना चाहिए था वहां से लेके टिल द डेट ऑफ एक्चुअल डिडक्शन। और ऑब्वियसली डिडक्ट नहीं किया तो पेमेंट भी नहीं किया होगा, क्योंकि डिडक्ट करेगा तभी पेमेंट करेगा। तो पेमेंट के लिए 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट व्हेन टैक्स वाज डिडक्टेबल टिल द डेट ऑफ पेमेंट, टिल द डेट ऑफ पेमेंट तक 1.5%, यानी 2 इंटरेस्ट लगेंगे, ऑलवेज याद रखना। एक डिडक्शन नहीं किया उसका इंटरेस्ट, एक पेमेंट नहीं किया उसका इंटरेस्ट। डिडक्शन नहीं किया 1%, पेमेंट नहीं किया 1.5%, 1.5% करके पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, अब एक बंदे ने पैन नहीं दिया, ठीक है, पैन नहीं दिया, क्या कर लोगे? कुछ नहीं करेंगे भैया, जो रेट दी हुई है 5%, 2%, 1% इंडिविजुअल सेक्शन में जो रेट है, या तो वो और या तो स्ट्रेट अवे 20%, ये दोनों में विच एवर इज हायर लगा देंगे। या तो वो रेट देंगे जो लिखी है सेक्शन में, या तो 20% लगा देंगे। बट याद रखना 194O और 194Q, क्यू अपने पढ़े नहीं है। 194O कौन सा सेक्शन है? अभी तो पढ़ा, ई कॉमर्स ऑपरेटर, इको ओ, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर 194O वाला, उसमें 5% है 20 की जगह, 20 की जगह 5%, यानी मैक्सिमम कितना है 194O में? 5%। वेरी गुड, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये 6 नंबर में अमेंडमेंट है, इसको बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अच्छा, पेनल्टी भी लग सकता है क्या? हाँ जी, 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ टीडीएस पेनल्टी भी लग सकता है अगर तुमने टीडीएस नहीं काटा या काटा पर जमा नहीं करवाया, या तो काटा नहीं या तो काटा पर जमा नहीं करवाया, तो 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ टीडीएस एज अ पेनल्टी लग सकती है। क्या करना, तुम लोग को बता दे रहा हूँ, तुम लोग अपने बुक में क्या करोगे, बस पेनल्टी हाईलाइट करो, 100% ऑफ टीडीएस अमाउंट हाईलाइट करो। नेक्स्ट टाइम इतना ही देखने का है, पूरा पढ़ने का नीड नहीं है, टाइम सेव करना है अपने को। बहुत बड़ा चैप्टर है डायरेक्ट टैक्स, तो इसके लिए अपने को टाइम सेव करना फटाफट, ठीक है। बट कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। देखो गवर्नमेंट को क्या मतलब है कि टीडीएस अमाउंट गवर्नमेंट के पास आ जाए, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है कि पेयर जमा करवा रहा है या पेई जमा करवा रहा है। हालांकि द बर्डन इज ऑन पेयर, बट गवर्नमेंट बोलती है कि अगर पेई जमा करवा दे रहा है, ठीक है, और पेई रिटर्न भी लगा दे रहा है अपना 139 के अंदर, सेक्शन नंबर है, पढ़ेंगे रिटर्न चैप्टर में, या 139 के अंदर रिटर्न भी लगवा लेता है और सीए से सर्टिफाइड भी करवा लेता है फॉर्म नंबर 26A में। फॉर्म नंबर 26A में पेई जो है सर्टिफाई भी करवा देता है सीए से और रिटर्न भी लगा देता है, और उस रिटर्न में उसने उसको लिया है, उस इनकम को कंसिडर किया है और टैक्स का पेमेंट कर दिया है, तो फिर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इंटरेस्ट लगेगा, हाँ, लेट फीस लगेगी, हाँ, वो तो लगेगा, पेनल्टी नहीं लगेगी, याद रखना। अच्छा, टीडीएस कब कटता है? देखो जहां जहां हम लोग पढ़े एट द टाइम ऑफ पेमेंट, हर सेक्शन में मैंने लिख दिया है, वहां पे एट द टाइम ऑफ पेमेंट है। जहां आपने कुछ नहीं पढ़े या जहां कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, वहां पे तुम करोगे पेमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स, विच एवर इज अर्लियर। बुक्स में जिस दिन एंट्री किया वो वाला, या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ऐसा क्यों करते? क्योंकि याद करो मंथली पूरा एक मंथ का पेमेंट नेक्स्ट मंथ के 7 तक जाता है, तो उस मंथ में आया है कि नहीं वो चीज देखने के लिए ना, तभी तो पेमेंट कर पाएंगे ना। नेक्स्ट मंथ के 7 तक पेमेंट कैसे करेंगे अदरवाइज? ओके, अब ये देखो, इवेंट मैनेजर से रिलेटेड सर्विस 194J में आता है, बिकॉज इट इज नोटिफाइड एज प्रोफेशनल सर्विस बाय सीबीडीटी। इवेंट मैनेजर रिलेटेड टू अदर, एग्जांपल मैरिज वगैरह, तो ये आता है 194C में। स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट मैनेजर 194J, अदर देन स्पोर्ट्स वाला 194C। तो यहाँ पे मैंने इसको बाइफरकेट करके लिख दिया है। कमेंट्री स्पोर्ट्स में इंक्लूड होता है और ये प्रोफेशनल सर्विस होता है। सर्विस रेंडर्ड बाय कोच स्पोर्ट्स होता है, प्रोफेशनल फीस होती है, ये प्रोफेशनल सर्विस होता है, 194J आएगा मतलब इसमें। ये 2 पॉइंट अभी अपना पेंडिंग है, और फिर इसके बाद एक अमेंडमेंट है 194R। जब अपने इतना कंप्लीट कर लेंगे तो अपना पूरा टीडीएस खत्म हो जाएगा, टीसीएस बाकी रहेगा। टीसीएस भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी करेंगे। और उसके पहले क्विक रिवीजन मार लेते हैं, ठीक है? तुम लोग अपने एंड से बोलना, मैं अपने एंड से बोलता हूँ, ठीक है? 194B, 194BB, 194B बेटिंग, 194BB बड़ी बेटिंग, लिमिट है 10,000, 30%, 10,000 30% कटेगा। 194D, 194G, डी इज फॉर इंश्योरेंस कमीशन, जी मैं लॉटरी टिकट बेचता हूँ का कमीशन 15,000 पर एनम से ज्यादा 5% से कटेगा, ठीक है? 194H, हाँ मैं कमीशन लेता हूँ, क्या दिक्कत है? स्पेसिफाइड एसएससी है, रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है, कमीशन इज मोर देन 15,000, टीडीएस 5% से कटेगा। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, बस ये लाइबिलिटी वाला जो पोर्शन है इसको काट लेना और यहाँ पे ये लिख देना, टर्नओवर
बिजनेस के केस में 1 करोड़, प्रोफेशन के केस में 50 लाख ड्यूरिंग लास्ट प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। फिर 194 आई के लिए घर लेना है तो रेंट देना पड़ेगा। रेंट का क्या लिमिट है, 2,40,000 पर एनम पर को ओनर। क्या लिया, प्लांट एंड मशीनरी लिया तो 2%, लैंड एंड बिल्डिंग लिया तो 10% से कटेगा। आई भी बड़े लोग का रेंट, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ जो आई में कवर नहीं है वो अगर रेसिडेंट को पेमेंट करे 50,000 पर मंथ से ज्यादा या पार्ट तो टीडीएस कटेगा 5% से। 192 सैलरी स्ट्रेट अवे कैलकुलेट करो, स्लैब रेट से डिवाइड बाय 12 मार के कर देंगे। डिवाइड बाय 12 होगा क्या हर बार, नहीं, वो डिपेंड करता है कितना सर्विस का पीरियड है। और 192 ए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड ऑलवेज एग्जाम। अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ 50,000 से ज्यादा 10% से टीडीएस। रिकॉग्नाइज्ड पीएफ 50,000 से ज्यादा प्लस नॉट कंप्लीटेड 5 इयर्स ऑफ सर्विस तो टीडीएस 10% से। 193 सिक्योरिटीज, एनी पर्सन रेसिडेंट इंटरेस्ट पे कर रहा है, बॉन्ड डिवेंचर वगैरह तो 10% से कट जाएगा। लिमिट क्या है, वो सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड वगैरह ये सब गोल्ड सेविंग बॉन्ड के लिए 10,000 की लिमिट है, बाकी के लिए कोई लिमिट नहीं है। 194 है इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, 10% से कटेगा। लिमिट क्या है, अगर इंटरेस्ट बैंक दे रहा है तो 50,000 इन केस ऑफ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, 40,000 अदर केस में, और अदर किसी और से मतलब मिस्टर ए XYZ लिमिटेड वगैरह ये सब के केस में 5,000। ये लोन अमाउंट है क्या, नहीं ये लोन अमाउंट नहीं है, ये इंटरेस्ट अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी वो 5-40 देखना, 50-40 देखना, बट इसमें लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर कोऑपरेटिव बैंक का मोर देन 50 करोड़ से है तभी, अदरवाइज नहीं टीडीएस कटेगा। 194 डी है डेथ आफ्टर एलआईसी का मैच्योरिटी कर रहे थे, मैच्योरिटी अमाउंट इज मोर देन इक्वल टू 1 लाख एंड नॉट एग्जाम्प्ट अंडर 1010D तो 5% कटेगा, मैच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रीमियम पेड। 194 IA ट्रांसफर ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, आज ही हमने किया, तो इसमें अपने क्या देखे थे, या तो एक्चुअल कंसिडरेशन या तो एसडीबी, दोनों में से अगर एक भी 50 लाख के ऊपर है तो 1% कटेगा। किसका, एक्चुअल कंसिडरेशन और एसडीबी विचएवर इज हायर का कटेगा। ठीक है, ये अमेंडमेंट भी है, इसको अच्छे से करेंगे अपने। एलए मतलब ला, क्या ला, कंपल्सरी एक्वाइजिशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, 2.5 लाख से ज्यादा 10%। 194 जे, 5 चीजें थी इसमें, 5 चीजें हमने देखी थी और चार्ट से ही करते हैं इसको। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 1 करोड़ या 50 लाख इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर तो टेक्निकल सर्विस के लिए 30,000 के ऊपर 2%, प्रोफेशनल फीस अदर देन पर्सनल के लिए 30,000 के ऊपर 10%। अब अदर्स के केस में प्रोफेशनल फीस 30,000 के ऊपर 10%, टेक्निकल 30,000 के ऊपर 2%, रॉयल्टी फिल्म वाला 30,000 के ऊपर 2%, रॉयल्टी अदर देन फिल्म वाला 30,000 के ऊपर 10%, नॉन कम्पीट फीस 30,000 के बियॉन्ड 10%। डायरेक्टर के लिए कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपया का भी सिटिंग फीस है तो 10% से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा इनका। 194 सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट। थ्रेशोल्ड क्या है, सिंगल पेमेंट 30,000 के ऊपर या एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख के ऊपर तो कितना से कटेगा, वो डिपेंड करता है कि पैसा मिल किसको रहा है, जिसको पैसा दे रहा है जो कॉन्ट्रैक्टर है। अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2%। कौन, जिसको पैसा मिल रहा है उसकी बात कर रहे हैं अपने। 194 एम इज फॉर मिक्स, क्या क्या मिक्स है इसमें, जो सी एच और जे में कवर नहीं है इंडिविजुअल एचयूएफ, वो इंडिविजुअल एचयूएफ अगर कॉन्ट्रैक्ट कमीशन या प्रोफेशनल फीस पे कर रहा है और वो 50 लाख पर एनम, यानी बहुत बड़ी रकम होती है 50 लाख पर एनम, उसके ऊपर अगर पे कर रहा है तो टीडीएस कटेगा 5% से। बैंक से जाके विड्रॉ करोगे तो पर बैंक लिमिट है, पहली बात तो याद रखना, 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉ करोगे तो 2% से टीडीएस कट जाएगा। बट तुम इतने ढीठ आदमी हो कि तुमने 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर अपने एग्जाम के लिए 18, 19, 19, 20, 2021 का रिटर्न नहीं लगाया है तो तुम्हारे लिए लिमिट हो जाएगी 20 लाख। 20 लाख से 1 करोड़ 2%, 1 करोड़ के ऊपर 5%, सिंपल। ओ फ्लिपकार्ट जब भी पेमेंट करेगा तो 1% काट लेगा। किसका 1% काटेगा, याद रखना, कमीशन इंक्लूड मत करना इसमें, नहीं कमीशन वापस ऐड बैक कर देना अगर काटा होगा तो, और जीएसटी इंक्लूड मत करना। बट एक ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका ग्रॉस सेल इज अप टू 5 लाख और उसने पैन भी दिया है तो उसका मत काटना। ठीक है, दैट्स इट, अभी के लिए तो इतना ही किए। हाँ, वन मोर थिंग, एक होमवर्क दे रहा हूँ, आई वॉन्ट एवरीवन टू डू इट। आपको सेक्शन नंबर लर्न हो जाएगा उससे अगर करोगे तो, वेरी मच सिंपल, कुछ नहीं करने का। तुमको क्या करना है, यहाँ पे तुम पर्टिकुलर्स में वही लिख देना जो भी उसका नाम होगा। यहाँ पे तुम बनाओगे सेक्शन नंबर, जैसे 194 जे, प्रोफेशनल फीस साथ में ब्रैकेट में 5 लिख देना, डिटेल में नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद तुम क्या बनाओगे, थ्रेशोल्ड। अब इसमें मल्टीपल थ्रेशोल्ड है, अपने हिसाब से मल्टीपल थ्रेशोल्ड बना लेना और बनाओगे रेट, बस और कुछ नहीं, और उसमें कुछ भी नहीं लिखना है तुमको एडिशनली।
हर चीज तुमको 194C के लिए भी वही काम करना है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसका थ्रेशोल्ड लिखना है, 2 थ्रेशोल्ड आ गया, रेट आ गया, जो भी है 2 रेट है, जैसा भी वैसे करके लिखना है। ये लिस्ट तुमको प्रिपेयर करनी पड़ेगी सेल्फ, ठीक है, किसी से मांगना मत, किसी से कुछ करना मत, आराम से पढ़ पढ़ के करो। ऐसा नहीं बोलो लर्न करके ये बनाना है, इसको तुम अपने हिसाब से बना सकते हो, बट इसको बनाना जरूर। इसको बनाने का 2 फायदे, सेक्शन नंबर लर्न, लिमिट लर्न, रेट लर्न। दूसरा फायदा इसका ये है कि एग्जाम के एक दिन पहले बस फटाक से देख के चले जाना है तुमको। एग्जाम के एक दिन पहले जैसे एग्जाम में इंटर करने वाले होगे, फटाफट सारे थ्रेशोल्ड मिल जाएंगे। अब इसमें तुमको एक और चीज ऐड कर लेना, इसमें ऐड कर लेना ना, पेयर और पेई भी ऐड कर लेना। और जो पेयर स्पेसिफाइड पर्सन है ना, उसको हाईलाइट कर देना, समझे। अगर तुम उसको हाईलाइट कर दोगे ना, तो एग्जाम के पहले तुमको एग्जैक्टली पता रहेगा कि कौन सा स्पेसिफाइड पर्सन वाला सेक्शन है, क्योंकि सब सेक्शन में स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, बस जिसमें है वो तुमको पता होने चाहिए। तो अगर हाईलाइट कर दोगे तो एग्जाम के मॉर्निंग में फटाक से देख के चले जाओगे, तुमको ही हेल्प मिलेगी। बाकी ये होमवर्क है, मैं चाहता हूँ तुम लोग करो और ट्राई करने का, पक्का सारे सेक्शन नंबर लर्न हो जाएंगे, सारी लिमिट्स लर्न हो जाएंगी। ट्राई करके देखना एक बार, ओके। तो चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन रिकॉर्डिंग वालों, एंड बाय बाय, टेक केयर, कल मिलता है।